डे 3 में एवरी आज हमारा डे 3 है जो सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एडवांस जीएसटी पे हम कर रहे हैं। इसका मेन पर्पज यही था कि क्रिटिकल इश्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं। हम टोटल पूरी बेसिक्स वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे चैप्टर वाइज सिर्फ क्रिटिकल इश्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं। और फॉर्मेट भी हमने ऐसे रखा है कि पर डे हम 2 फैकल्टीज जो हमारे एरियाज की बेस्ट फैकल्टीज हैं उनको हम अंगेज करके 1-1 घंटे का सेशन कर रहे हैं हर टॉपिक पे, चैप्टर पे। 45 मिनट की डेलीब्रेशन और 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर अगर आपके उस रिलेटेड टॉपिक के हैं तो वो हम टेकअप कर रहे हैं। और आज भी हमारे 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है रिटर्न्स का। आज कमल अग्रवाल जी हमारे साथ किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, तो उनके पार्टनर जो पूरा कंप्लायंस का देखते हैं रिटर्न्स के रिलेटेड, सुरेश अग्रवाल जी फर्स्ट सेशन में हमारे साथ हैं टिल 5 PM। एंड देन हमारा नेक्स्ट सेशन है गौरव गुप्ता जी का। ही विल टेक अप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जीएसटी में जो लेटेस्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुई हैं। तो ये दोनों टॉपिक हैं। और साथ में आप हमारे स्पीकर्स की और हमारी नॉलेज टेस्ट करते रहते हो। हमने भी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए सीरीज चलाई है कि जो लास्ट में फास्टेस्ट क्वेश्चनों के रिप्लाई देगा उनको हम रिवार्ड और मोमेंटोस देंगे। जो नेहा जी हमें लास्ट में आपसे पूछेंगे कि जो रिलेटेड टू टॉपिक होंगे, जो आज 2 टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। आप चैट बॉक्स में जो भी फास्टेस्ट रिप्लाई देगा उसको हम कुरियर करेंगे आपके जो भी मोमेंटोस लव ऑफ टोकन एंड अफेक्शन जो होगा। तो with these words, I request Neha ji to start the proceedings. Absolutely. I welcome everybody today over here, especially our speaker Suresh Agarwal ji. Welcome, sir. And I would request Gaurav Gupta ji to please introduce our speaker for today. Thank you, Neha ji. I would like to welcome all of you, which have been around 75 attendees have joined us in time, and the attendees are increasing by time. I would like to introduce Suresh Agarwal ji. Rather a brief profile of him. He is an advocate, completed his LLB in 1988 from Delhi University. He worked with chartered accountant firm Messrs Sharma Goyal and Company, Delhi, under the guidance of his guru Mr. Amar Mittal ji from 1984 to 1998. In 1998, he started his own practice in taxation matters, specifically sales tax, VAT, and presently GST. He worked as secretary of Advocate Forum Delhi for 2 years in the year 2012-13 and 13-14. He worked as vice president of Sales Tax Bar Association Delhi in the year 2013-14 and 2018-19. Presently, he is also secretary of Star Society, formed with an object of imparting knowledge on GST, direct and indirect taxes among legal fraternity, professionals, trade and industries. Suresh sir has delivered various PPTs presentation on GST law on various forums and study circle meetings organized by numerous societies, organizations and chapters associated with NIRC Delhi. With these words, I would like to present Suresh ji with his deliberations. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Gaurav ji, Neha ji, Ashwini Jindal ji. सबसे पहले वॉइस ऑफ सी के प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज के टॉपिक जीएसटी रिटर्न पर आपके साथ अपने विचार रख सकूं। शेयर स्क्रीन प्लीज, शेयर स्क्रीन करा दीजिए। Control room, if you could please help Suresh ji. स्क्रीन शेयर कर दूंगा ना सर, आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, that is very much available. सुरेश सर, हाँ मैं वही कर रहा हूँ चैट बॉक्स के साथ ही। वहां से तो मैंने करा है। आ रहा है कुछ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। चलिए मैं एक मिनट कोई नहीं, मैं कुछ सेटिंग में कोई नहीं, शुरू कर देते हैं। हाँ प्लीज दोबारा ट्राई करेंगे सर एक बार। मैं शुरू करता हूँ, एक मिनट।
हो रही है? हाँ जी सर। हुई है? जी सर। नहीं, पर मुझे तो नहीं दिख रही ना। ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है सर आपकी। स्क्रीन आ नहीं रही ना मेरे को। सर आई थिंक मैं शुरू कर, नेट ठीक है सर। कोई नहीं, मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक असाइन किया गया है जीएसटी एंड रिटर्न प्रोसेस। हम आज के जीएसटी एंड रिटर्न प्रोसेस को समझने से पहले एक बार हम इतिहास में चलते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया, और जब जीएसटी हमारे देश में आया जुलाई 17 में, तो उस टाइम पर रिटर्न प्रोसेस क्या होना था उसको हम एक समझने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर 3 तरह की रिटर्नें बन रही थी, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। मैं इतिहास में इसे जा रहा हूं कि हम इतिहास से आज की तरफ चलेंगे और फिर समझेंगे कि आज से हम कैसे इतिहास की तरफ चल रहे हैं। तो जो सबसे पहले एनलिसिस किया गया था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3, इसके अंदर ऐसा बताया गया था, जो कि इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया, लेकिन हमें स्टडी करने को मिला था इम्प्लीमेंटेशन से पहले, कि जीएसटीआर 1 में हम सब डीलर्स को अपनी अपनी आउटवर्ड सप्लाई की बिल वाइज डिटेल डालनी थी। जैसे ही हम अपनी रिटर्न की डिटेल डालते बिल वाइज, वहां से ऑटोमेटिक हमारे जीएसटीआर 1 से बायर के जीएसटीआर 2A में एंट्रियां सारी B2B चली जाती। वहां पर बायर का ऑप्शन होती, या तो हमारे ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करे, या उसको मॉडिफाई करे, या रिजेक्ट करे। अगर ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होता तो वो 2A से फ्लो करके उसके फाइनल जीएसटीआर 2 में जाता, जो कि 2 में इनपुट की शेप में चलता, और वहां से वो फाइनल ऑटोमेटिक जीएसटीआर 3, जो कि हमारी फाइनल रिटर्न होनी थी, उसमें फ्लो होता। इस तरीके से हमारे जीएसटीआर 3 में ऑटोमेटिक प्रोसेस से जीएसटीआर 1 से 2 होते हुए और 2 से 3 होते हुए हमारा इनपुट फ्लो कर जाता। और जहां तक हमारे आउटपुट की बात है, आउटपुट हमारा डायरेक्टली जीएसटीआर 1 से 3 में आउटफ्लो कर जाता, जिसकी वजह से हमारा इनपुट और आउटपुट ऑटोमेटिक चैनल से थ्रू द सिस्टम्स, थ्रू द कॉमन पोर्टल हमारी फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 3 में आ जाता। वहां पर हम कुछ एडजस्टमेंट करते, अपना इनपुट क्लेम करते, टीडीएस की एंट्रीज करते, टैक्स जमा कराते और अपनी रिटर्न अपलोड कर देते। अगर किसी वजह से जो हमारा ट्रांजेक्शन इनफ्लो 2A में हो रहा था वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, तो हमें उसको मॉडिफाई करने की भी पावर थी। अगर हम उसे मॉडिफाई करते तो वो हमारे जीएसटीआर 1 में जाता, जीएसटीआर 1 से करेक्शन होने के बाद वो दोबारा 2A में आता और सेम उसी प्रोसेस से निकलता। या अगर वो ट्रांजेक्शन हमारा नहीं है तो हमें उसे रिजेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन ये 1, 2 और 3 जो हमने ओरिजिनली एनलिसिस किया था वो चल नहीं पाया। गवर्नमेंट के कॉमन पोर्टल पर 2 और 3 देखने को नहीं मिला, सिर्फ जीएसटीआर 1 देखने को मिला, जिस पर हम आउटपुट लायबिलिटी देख रहे हैं और अपनी बिल वाइज एंट्री उसमें हम करते हैं। एज ए डीलर हम पूरा जीएसटीआर 1 बना देते हैं बिल वाइज एंट्री डाल करके। लेकिन 2 और 3 ना होने की वजह से गवर्नमेंट को हमारा सेल का ट्रांजैक्शन का डाटा तो मिल गया, लेकिन टैक्स नहीं मिला। चूंकि टैक्स नहीं मिला, जो कि 3 से मिलना था, और 3 कॉमन पोर्टल पर ना होने की वजह से उन्होंने नई रिटर्न को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया जीएसटीआर 3B, जिसको आज हम सब जानते हैं। जीएसटीआर 3B वो माध्यम है, जीएसटीआर की रिटर्न है, फॉर्मेट है। शुरू में इसको स्टेटमेंट कहा गया और आज इसको लीगलाइज नाम भी दिया गया, और ये रिटर्न के नाम से ही मानी जाती है। 8 जुलाई 2017 को इसका जन्म हुआ था जीएसटीआर 3B का। लेकिन जीएसटीआर 3B एक मैनुअल प्रोसेस से शुरू हुई थी, जो अगस्त 17 में जब ये आई थी और जुलाई 17 से इम्प्लीमेंटेड थी। उस टाइम पर से ये एक बिल्कुल मैनुअल फॉर्मेट में चल रही थी। मैनुअल फॉर्मेट में कहें तो इसके अंदर इनपुट भी हमें अपने हिसाब से मैनुअली फीड करना पड़ता था, और आउटपुट भी हमें मैनुअल फीड करना पड़ता था। और जितने भी इसके रिक्विजिट कॉलम से हम मैनुअल फीड करके अपनी रिटर्न को एक समरी वे के अंदर, विदाउट गिविंग दी बिल वाइज डिटेल, समरी वे में हम 3B को फाइल करके अपनी रिटर्न भर रहे थे। ये हमारा प्रोसेस चलता रहा सिंस बिगिनिंग जुलाई 17। टाइम टू टाइम
गवर्नमेंट ने रिटर्न प्रोसेस के अंदर काफी चेंजेस करने की सोचा और टाइम टू टाइम बहुत कुछ सुझाव भी दिए गए और नई नई क्रिया प्रतिक्रिया भी अपनाई गई। मुझे याद आता है जुलाई 18 में जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने एक डिस्कस किया था कि हम डीलर्स को 2 विभागों में बांटेंगे, एक होगा लार्ज टैक्स पेयर, एक होगा स्मॉल टैक्स पेयर। लार्ज टैक्स पेयर के लिए बोला गया कि आपको एक मंथली रिटर्न डालनी होगी। मंथली रिटर्न जो बननी थी वो उनको अनेक्चर 1 और अनेक्चर 2 के थ्रू आनी थी। वो अनेक्चर 1 और अनेक्चर 2 जो बनने थे वो सिनोनियस थे जीएसटीआर 2 में, वो 1A और 2A के, बट समहाउ वो स्कीम भी नहीं आ पाई। और वो स्कीम जो स्मॉल टैक्स पेयर वर्सेस लार्ज पेयर की स्कीम थी, जिसको कि जुलाई 18 में सोचा गया था, वो अनाउंस भी हुई थी और 2 साल तक वो चर्चा में भी रही। लेकिन जुलाई 20 आते आते उस स्कीम को भी खत्म कर दिया गया। और जो ये स्कीम थी जिसके अंदर पहले बोला गया था कि रिटर्न सहज तरीके से रिटर्न डलेगी, सुगम रिटर्न होगी, अनेक्चर 1 होगा, अनेक्चर 2 होगा, वो भी खत्म कर दिया गया। और जुलाई 20 के अंदर एक नया रिटर्न प्रोसेस आया जिसमें बोला गया कि जीएसटीआर 1 और 3B ही रिटर्न रहेंगी। साथ में 2 स्टेटमेंट चलती रही, जीएसटीआर 2A। जो 2A था उसका भी अपना एक महत्व था। उसके अंदर जो हमारे हम रिटर्न डालते थे जीएसटीआर 1 में, B2B के ट्रांजेक्शन 2A में फ्लो होते थे। 2A में फ्लो होने से वहां से इनपुट मिलता था। लेकिन अभी 3B के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि हमें 2A से ही कोई अपडेट करना था, वहां पर हम अपनी मैनुअली लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट को लगा कि लोग तो अपनी मर्जी से इसमें इनपुट डाल रहे हैं, उसके बचाव के हिसाब से उन्होंने एक रूल 36(4) लाया गया, जो कि अक्टूबर 19 में आया। और अक्टूबर 19 के अंदर रूल 36(4) का मतलब ये दिया गया कि अब आपको आईटीसी क्लेम करने की पावर उसी एक्सटेंट तक मिलेगी जितना आपका 2A के अंदर आपका इनफ्लो, इनपुट और टैक्स क्रेडिट का इनफ्लो आएगा। मीनिंग देयर बाई कि जो हम जीएसटीआर 1 में सप्लायर रिटर्न डालेंगे वो ऑटोमेटिक एंट्रियां B2B हमारे 2A में आ जाती हैं। क्योंकि वो 2A में हमारे ऑटोमेटिक एंट्री आ जाती हैं तो हमारा वो इनपुट क्रिएट करती हैं। तो हमें बताया गया कि आपको इनपुट लेने के लिए जो पहले हम 3B में अपनी मर्जी से डाल रहे थे, उस पर एक तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि सिर्फ वही ले सकते हैं जो आपको 2A में दिखाई देगा। और 2A में जो दिखाई देगा उसके अलावा एक 20% तक का बताया गया था कि जो नहीं दिखाई दे रहा उसकी एवरेज में 20% तक का हम इनपुट और एड बैक कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं अपने इनपुट के अंदर। हम सब जानते हैं रिटर्न प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन जो 2A है वो अपने आप में डायनामिक कैरेक्टर था। चूंकि वो डायनामिक कैरेक्टर था तो जब भी हम रिटर्न डालते थे तो हमको हर बारी वो बार बार जाकर के पिछले महीने के जिन जिन महीनों में रिफ्लेक्शन नहीं होती थी वो सारे महीने बार बार दोबारा देखने पड़ते थे। क्योंकि डायनामिक कैरेक्टर होने की वजह से हमारा 2A हर बार चेंज होता था। जो डीलर सपोज अप्रैल की रिटर्न डाल रहा है, अप्रैल 20 की रिटर्न किसी ने मई में डाली, किसी ने जून में डाली, किसी ने जुलाई 20 में डाली, किसी ने अगस्त में डाली, उसने जब भी डाली वो मेरे 2A में आएगा अप्रैल वाली में ही। तो अगर मान लो किसी का पर्टिकुलर इनवॉइस मई का था जो मेरे को नहीं देखने को मिला था, या जून का था, या जुलाई का था, 3-4 महीने का जो मुझे नहीं दिख रहा था, उसको देखने के लिए मुझे हर बारी अप्रैल के 2A में जाना पड़ता था डायनामिक कैरेक्टर होने की वजह से, जिसकी वजह से परेशानी आ रही थी। और वैसे भी जो गवर्नमेंट का कानून था, जो रूल था, उसमें ये बोला गया था कि जो रिटर्न की ड्यू डेट तक आपको 2A में दिखाई देगा वही एडमिसिबल था। पर वो 2A का डायनामिक हम कैसे देखते हैं ड्यू डेट का? क्योंकि ड्यू डेट का तो मतलब ये होता है कि अगर वो ड्यू डेट 11 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख है, तो 11 मंथ की रात के 12 बजे का इनपुट हमें अवेलेबल होगा एज पर लॉ, जो कि कोई देख ही नहीं सकता था। क्योंकि डायनामिक कैरेक्टर था, रिटर्न अगर अगले दिन डलती थी तो भी 2A में आ जाता था, उसमें टाइम नहीं आता था, ना हम देख सकते थे ना हम कंट्रोल कर सकते थे। इस वजह से एक ये गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम डायनामिक के साथ साथ स्टैटिक भी दे दें। इन्होंने हमारे 2A को एक शेप और दे दी, स्टैटिक शेप दे दी, जिसका नाम इन्होंने 2B रखा। 2B का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा इनपुट इनफ्लो आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है हमारे रिटर्नों के थ्रू जीएसटीआर 1 से, वो 2B में आता है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितने ट्रांजेक्शन होते हैं वो वाले। सपोज ये महीने के महीने चलता है कि पिछले महीने की 13 तारीख से अगली नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख तक जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं
चाहे वो किसी भी मंथ से रिलेटेड हो, किसी भी पुराने मंथ से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाते हैं, यानी कि वो टू बी में आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर मंथ के टू बी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमें ये देखना तो आसान हो गया कि हमारे को पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर किसी ने तारीख ने जब भी डाली हो, एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर डाला हुआ इनपुट हमें एक जगह दिखाई देने लगा, चाहे वो किसी भी मंथ से पर्टेन करता था, चाहे वो पिछले 4 महीने का इम्पैक्ट था या 6 महीने का था, लेकिन हमें एक डॉक्यूमेंट को देखने से ये पता लगने लगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा एलिजिबल क्रेडिट कितना आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या भी बढ़ गई। समस्या ये बढ़ गई कि जो स्टैटिक होने की वजह से वो ड्यू डेट के रात को 12 बजे अपना स्टैटिक फॉर्मेट को देखते हुए डेटा स्टैटिक हो जाता था। अगर किसी डीलर ने एक दिन भी डिले करी तो वो वाला डाटा उस महीने के टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं करता था, बल्कि नेक्स्ट महीने के टू बी में रिफ्लेक्ट करता था, क्योंकि टू बी डेट वाइज चलता है। लास्ट मंथ की 13 तारीख से नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख तक, जिसकी वजह से हमारे को इनपुट अगर डीलर ने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो उसका डेफरमेंट मिलता था, एक महीना हमारा डेफर हो जाता था। इस तरीके से हमारे 36(4) के रूल को अपनाने के लिए हमारे को बड़ी दिक्कत होने लगी। अब इशू ये रहा कि हम 2A देखें या 2B देखें। अल्टीमेट गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि देखो 2A, लेकिन 2B को देखते हुए हमें अपने इनपुट को कैलकुलेट करने की देखना पड़ा और हमने उसको लेने की कोशिश करी। अब ये 2A और 2B की कहानी थी, ये तो हमने समझी। रिटर्न का प्रोसेस था वो अल्टीमेट काफी बार चेंज होता रहा। पहले सरल सुगम भी आए और अल्टीमेट जो लास्ट प्रोविजन आए वो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हैं, और उसके अंदर डीलर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया। मंथली डीलर जिनको नॉर्मल टैक्स पेयर कहा गया, और जो स्मॉल डीलर हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको क्वार्टरली डीलर या QRMP डीलर का नाम दिया गया। ये जो लेटेस्ट में अगर बात करूं, आज के टाइम पर अगर मैं रिटर्न प्रोसेस की बात करूं, अभी हम जो चल रहे हैं ये हम चल रहे हैं लीगल प्रोविजन, जो कि सर्कुलर नंबर 143 डेटेड 10/11/2020 और नोटिफिकेशन नंबर 82/86 डेटेड 10/11/20 नवंबर 2020 में जो लेटेस्ट सर्कुलर नोटिफिकेशन आए उससे आज का हमारा रिटर्न प्रोसेस चल रहा है। अब हम आज के रिटर्न प्रोसेस की बात करें तो आज के रिटर्न प्रोसेस के अनुसार हमारे बिजनेस कम्युनिटी को, GST के डीलर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मंथली डीलर और QRMP डीलर। मंथली डीलर वो डीलर हैं जो कि जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या इससे ज्यादा रही है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम रही है, दे आर नोन एज QRMP डीलर। पर यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन ये दी गई है कि अगर कोई मंथली डीलर है उसको तो मंथली डीलर ही बने रहना पड़ेगा, वो अपने आप को स्विच ओवर नहीं कर सकता टुवर्ड्स QRMP डीलर्स। लेकिन अगर कोई QRMP डीलर है, क्वार्टरली डीलर है, स्मॉल डीलर है, डीलर हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ बट स्टिल वांट टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एज बीइंग कंप्लाइड बाय नॉर्मल डीलर एज मंथली डीलर, ही कैन डू सो। उसको वो ऑप्शन फिर यूज करनी पड़ती है, जो कि हर क्वार्टर के बाद हमें ऑप्शन आती है और हम उस ऑप्शन के अनुसार एक क्वार्टरली डीलर, QRMP डीलर अपने आप को मंथली डीलर में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम मंथली डीलर हैं तो हमारे पास क्या ऑब्लिगेशन है? बीइंग ए मंथली डीलर हमारे को एक तो मंथली GSTR1 डालनी है, जिसकी ड्यू डेट होती है नेक्स्ट महीने की 11 तारीख तक। साथ ही साथ हमारे को एक मंथली 3B डालनी होती है, जिसकी डेट होती है नेक्स्ट महीने की 20 तारीख। ये 2 रिटर्न हैं जो हर मंथली डीलर को डालनी होती है। मंथली डीलर का मतलब जो डीलर एक्सीडिंग 5 करोड़ है, या डीलर जो है तो लेस देन 5 करोड़ बट उन्होंने अपने आप को चूज किया है एज ए मंथली डीलर, उनको ये 2 रिटर्न डालनी होती है हर महीने। अब हम बात करें क्वार्टरली डीलर की। अगर मैं क्वार्टरली डीलर की बात करूं तो क्वार्टरली डीलर को भी 2 ही रिटर्न डालनी होती है। एक रिटर्न डालनी होती है GSTR1 जो क्वार्टरली बेसिस पर जाती है, एक रिटर्न डालनी होती है 3B, वो भी क्वार्टरली डीलर को डालनी होती है क्वार्टरली बेसिस पर। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आई कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट का मानना था कि अगर हमने 3B को क्वार्टरली कर दिया तो हमें तो टैक्स क्वार्टरली आएगा,
क्योंकि क्वार्टरली आएगा जो कि हर महीने पहले मंथली आता था, इसलिए इन्होंने यहाँ एक प्रोविजन डाल दिया कि जो भी क्वार्टरली डीलर हैं और क्यूएन पर, जिन्हें हम आजकल क्यूआरएमपी टैक्स पेयर बोलते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि भले ही वो क्यूआरएमपी डीलर हैं, भले ही वो क्वार्टरली रिटर्न डालेंगे, लेकिन उनको अपना टैक्स मंथली बेसिस पे ही जमा कराना होगा पीएमटी 06 के थ्रू। तो पीएमटी 06 ऐसा चालान बनाया गया जिसके अंदर उनको कहा गया कि आप मंथली बेसिस पर अपनी टैक्स कैलकुलेट कीजिए और जमा कराइए। और एक ऑप्शन भी दी गई, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि ये बात कही गई थी कि स्मॉल टैक्स पेयर कैन नॉट proper accounts on daily basis or monthly basis. हेलो सुरेश सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, योर नेटवर्क। तो इसीलिए हेलो सुरेश सर, क्वार्टरली डीलर है कि वो क्वार्टरली हिसाब किताब लगाए और क्वार्टरली रिटर्न जमा कराए और क्वार्टरली ही टैक्स जमा कराए। इसलिए ऐसे डीलर को कि आप जब भी क्वार्टर शुरू होगा तो यू हैव टैक्स ऑन एस्टिमेट ऑन फिक्स्ड अमाउंट आए गए, फिक्स्ड अमाउंट बेसिस। और सुरेश सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। हाँ सर, अब हाँ सर, नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी सर। सर आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है, और वीडियो नहीं आ रही है सर। हाँ जी हाँ जी सर, वीडियो नहीं आ रही है, ऑडियो भी कट रही है। वीडियो आई? हाँ जी सर, वीडियो आ गई है। आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। अच्छा सर, थोड़ा सा लैग है। पार्टिसिपेंट्स, क्या आपको आवाज ठीक से आ रही है? मैम अब तो क्लियर आ रही है। हाँ सर, क्लियर है अब। सर अब क्लियर है। सर एक बार पीपीटी भी ट्राई कर लीजिए। अच्छा, मैं पीपीटी ट्राई कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी सर, हाँ जी सर, शेयर, यस सर, सर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने किया। उसमें के बाद दिखाया चूज वांट टू शेयर एंटायर स्क्रीन। उसमें सर स्क्रीन, हाँ स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए सर, और उसके बाद नीचे शेयर बटन आ रहा है राइट हैंड साइड में कॉर्नर में, वो सिलेक्ट कीजिए। हाँ, शेयर आ गया जी। आ रहा है। हाँ सर, सर आपका नेटवर्क इशू है। शेयर बटन कर दिया। अब सर एक मिनट, आपका नेटवर्क इशू है सर। आपकी वीडियो आ गई है। नहीं दिख रही है अभी। सर अगर आप ये पीपीटी शेयर कर देंगे तो मैं शेयर कर दूंगी अपनी स्क्रीन। हेलो सर, आप म्यूट पे बोल रहे हैं। सर आप म्यूट पे बोल रहे हैं। नहीं, अब चाहे वो शेयर अब आ रही है पीपीटी? हाँ जी, अभी आई थी, अब चली गई फिर से। चली गई अब? हाँ जी, आ गई। ओके, तो मैं रिटर्न प्रोसेस के अंदर बता रहा था। एक बार पीपीटी मोड पे कर लीजिए, इसको राइट क्लिक करके। ओके 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 कर रहा हूँ जी। मैं ये बता रहा था कि रिटर्न प्रोसेस के अंदर जो हमारा रिटर्न प्रोसेस 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंटेड है, इसमें 2 तरह के डीलर बताए गए हैं, मंथली डीलर और क्वार्टरली डीलर। मंथली टैक्स पेयर को जो रिटर्न जमा करानी है, एक मंथली
GSTR1 और मंथली GSTR 3B। मंथली GSTR1 11 तारीख तक सब्सिडिंग मंथ के और 3B 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा करानी होती है। अगर मैं क्वार्टरली डीलर की बात करूं तो क्वार्टरली डीलर को भी क्वार्टरली GSTR1 डालनी होती है, जो कि 25th डे तक आती है नेक्स्ट मंथ के, और उसको टैक्स जमा कराना होता है PMT 06 में, जो 22 या 24 डिपेंड्स ऑन दी स्टेट्स, जो बाइफर्केशन है उसके हिसाब से टैक्स जमा कराना होता है। अब मैं बात कर रहा था टैक्स लायबिलिटी की। QRMP को दो तरह के ऑप्शंस हैं। अपनी टैक्स लायबिलिटी फिक्स अमाउंट पेबल स्कीम में भी डाल सकते हैं या सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जा सकते हैं। अगर वो फिक्स अमाउंट स्कीम में जाते हैं तो उनको ये करना होता है कि जो टैक्स उन्होंने लास्ट क्वार्टर में सबमिटेड किया था उसका 35% पहले महीने में देना होता है और 35% सेकेंड मंथ में देना होता है, और जो बाकी बच गया वो सेल्फ असेसमेंट पे, यानी कि फाइनल रिटर्न जो क्वार्टरली की लास्ट मंथ की रिटर्न जाती है 3B, उसके अंदर उनको अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है। और अगर वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस करते हैं तो उनको सेल्फ असेसमेंट बेसिस के ऊपर हर महीने अपनी लायबिलिटी सेल्फ कैलकुलेट करनी पड़ती है, अपने आउटपुट टैक्स को निकालकर उसमें से माइनस करके इनपुट टैक्स बैलेंस पेमेंट को जमा कराना पड़ता है। इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर हमने किसी भी कारण से फिक्स अमाउंट ऑप्शन चूज करी हुई है और फिक्स अमाउंट ऑप्शन चूज करने के बावजूद हमने 35% टैक्स जमा करा दिया, लेकिन अगर फाइनल डाटा हमारा ये बोलता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा आ रही थी, जो कि हमारे फिक्स अमाउंट से ज्यादा आ रही थी, तो हमें डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि हमने स्कीम को चूज किया होता है फिक्स अमाउंट वाला। लेकिन अगर हमने कोई सेल्फ असेसमेंट की लायबिलिटी चूज कर रखी है और सेल्फ असेसमेंट की लायबिलिटी जो हमने चूज करी उसमें कोई फर्क आता है, तो वहां पे इंटरेस्ट के प्रोविजन लागू होते हैं। अब पॉइंट ये हुआ, ये तो इससे तो मेरा टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया कि मैंने हर महीने के महीने अपना टैक्स जमा करा दिया। लेकिन जो 36(4) का पॉइंट था, 36(4) में ये होता था कि जो भी हम डिटेल GSTR1 में डालते हैं वहां से वो आउटफ्लो होकर के हमारे डीलर के बायर के 2A या 2B में पहुंचती है। तो इसलिए क्योंकि अगर उसको क्वार्टरली GSTR1 डालनी है तो उसका इनपुट तो 3 महीने के बाद ही फ्लो होगा, तो ऐसे में जो उसके बायर होंगे वो परेशान होंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इसलिए 1 जनवरी 2021 से ये एक IFF फैसिलिटी लाई गई है फॉर QRMP डीलर। इस फैसिलिटी के अंदर क्या बताया गया कि कोई भी क्वार्टरली डीलर अपनी आउटपुट लायबिलिटी, आउटपुट सप्लाई की जो डिटेल ऑफ सेल्स है बिल वाइज बेसिस पर B2B ट्रांजैक्शंस IFF फैसिलिटी के दौरान अपने शो हर मंथली बेसिस पे कर सकता है। फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए ये फैसिलिटी खुलती है और इसका कैपिंग है 50 लाख रुपीस पर मंथ की। कहने का मतलब कि चूंकि क्वार्टरली GSTR1 फाइल होनी है लेकिन बायर को इनपुट चाहिए मंथली बेसिस पर, तो वो GSTR1 की ऑप्शन तो है नहीं उसको डालने की। इसलिए IFF फैसिलिटी के अनुसार वो अपनी इनवॉइस की डिटेल को फर्निश कर सकता है, इस फैसिलिटी के अनुसार आउटपुट ट्रांजैक्शन को डाल सकता है और उससे वो डिटेल ऑटोमेटिक 2A या 2B में रेस्पेक्टिव बायर के पहुंच जाएगी। और जो ट्रांजैक्शन एक बार IFF फैसिलिटी में डाल दिया उसको पार्ट एंड पार्सल नहीं बनाना GSTR1 का, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर GSTR1 की फाइनल रिटर्न में अपने ऑटोमेटिक पहुंचेगी। हमारे को डुप्लीकेसी नहीं करनी है, दोबारा उन रिटर्नों को नहीं डालना। जो ट्रांजैक्शन हमने IFF में नहीं डाले किसी भी कारण से, वो हम अपनी फाइनल रिटर्न जो क्वार्टर की थर्ड मंथ की रिटर्न होती है उसमें GSTR1 के थ्रू हम डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम नेटशेल में देखें आज के टाइम पर जो QRMP डीलर हैं उनके कॉम्प्लायंसेस जैसा मुझे नजर आ रहा है वो कुछ ज्यादा है, क्योंकि उनको फैसिलिटी तो है कि वो PMT 06 में दे सकते हैं, टैक्स जमा करा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो मंथली में आने में क्या दिक्कत थी, या अगर वो एस्टिमेट बेसिस पे दे रहे हैं उसमें भी उनको कुछ एस्टिमेट लगाने में हो सकता है गलत हो जाए और ज्यादा देना पड़ जाए। ऐसे ही IFF का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन चले गए कौन सी नहीं चले गए। तो कहने का मतलब है कि अगर QRMP डीलर हैं तो वहां पर कुछ कॉम्प्लायंसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे रेगुलर रिटर्न के अलावा हमें IFF और PMT 6 का भी ध्यान रखना है, और नॉर्मल रिटर्न के लिए तो हमें मंथली चूज करके आगे बढ़ी जाना है।
तो इस तरीके से हमारा जो रिटर्न प्रोसेस है, अगर हम देखें तो आज के टाइम पर हमारे रिटर्न प्रोसेस में वही पॉइंट आ रहा है कि हम जब रिटर्न डालते हैं वहां से वो 2A 2B में फ्लो करता है, और 2B में जो फ्लो करता है वो फिर हमारी चेकिंग में आता है, उससे हम अपना ITC क्लेम करने का अधिकार समझते हैं। और रूल 36(4) ने हमें रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। पहले अक्टूबर 19 में 20% की पावर थी ओवर एंड अबाव लेने की, जिसको अगले क्वार्टर में 10% कर दिया और फिर 5% कर दिया। और आने वाले टाइम पर जो मुझे लगता है कि शायद इसकी वैल्यूएशन ही खत्म हो जाए और जो 2B में आएगा वही हमें बेनिफिट मिले। ऐसा रिटर्न प्रोसेस हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से आज हम रिटर्न प्रोसेस 4 साल हो गए हम लगे हुए हैं और कर रहे हैं, जैसे भी गवर्नमेंट हमसे करवा रही है हम चल रहे हैं। अल्टीमेट मेरी समझ में आता है कि जो सबसे पहले 1, 2 और 3 आया था उसी का रूप धारण आज लेता हुआ जा रहा है। ये 2A 2B के थ्रू ये 3B के अंदर जो आ रहा है, अभी कुछ पावर चेंज करने की है। अब रेड अलर्ट आने शुरू हो गए हैं कि अगर हमारा 10% से ज्यादा वेरिएशन होता है तो रेड अलर्ट हो जाता है। आने वाले टाइम पर शायद गवर्नमेंट इसको फिक्स कर दे, और अगर इसको फिक्स कर दिया जाता है 3B को तो नेम चेंज है, अदरवाइज ये वही 3 बनेगा जो ओरिजिनली प्रमोट किया गया था, सोचा गया था। ये तरीके से आज का हमारा रिटर्न प्रोसेस चल रहा है। तो यही था आज का रिटर्न प्रोसेस। बाकी हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कोशिश करेंगे कि हमें क्या दिक्कत आ रही है रिटर्न प्रोसेस के अंदर, क्या हमें करना है, उस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। नेहा जी, नेहा जी सर क्वेश्चंस लेना चाहते हैं सर? रिटर्न प्रोसेस में तो इतना ही सब कुछ है, बाकी ठीक है क्वेश्चन सर। आंसर कर लेते हैं, पता लग जाएगा मेंबर्स का ठीक है सर। किस तरह की दिक्कत आ रही है रिटर्न प्रोसेस में, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर जी। मैं पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो अपने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज सर से पूछिए कंप्लायंस रिलेटेड। Q&A बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर इन द मीन टाइम आप ही कोई अपनी डिफिकल्टी शेयर कर दीजिए। देखिए प्रैक्टिकली जो आजकल हमारे को जो मेजर डिफिकल्टी देखने की आ रही है और जो हमें जो नोटिस नजर आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली GSTR 2A 3B के नोटिस काफी आ रहे हैं। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे को जो है अपना रिकंसिलिएशन टाइम टू टाइम बनाते रहना चाहिए। अब ये सितंबर का महीना है, अब जो रिटर्न जाएगी वो अक्टूबर की रिटर्न जाएगी, और हमें पता है कि लास्ट ईयर की हमारी जो भी इनपुट लेने का क्लेम का टाइम होता है वो नेक्स्ट ईयर की सितंबर के रिटर्न तक ले सकते हैं। आज हम 1 अक्टूबर को बात कर रहे हैं और हमें सितंबर की रिटर्न इस बार ही डालनी है। तो सबसे पहले तो मैं यही समझाना चाहूंगा कि हम रिटर्न प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इस बात को जरूर समझें कि अगर कोई भी मेरा इनपुट छूट गया तो उसको हम अपनी सितंबर की रिटर्न तक ले सकते हैं, तो इस बार के रिटर्न में ले लें, क्योंकि इसके बाद इसकी ऑप्शन खत्म हो जाएगी और हमें वो नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आउटपुट में भी हमारी कोई गलती रह गई है, हमें आउटपुट ठीक करना है, कोई करना है, तो हमें इस टाइम का रिकंसिलिएशन कर देना चाहिए। और फिर भी अगर कोई रह जाती है तो हमें एनुअल रिटर्न में चांस मिलता है, पर एनुअल रिटर्न पे हमें आउटपुट जमा कराने की पावर तो होती है ताकि हम आगे की आने वाली पेनल्टीज के प्रोविजन से बच चुके हैं, इंटरेस्ट भी मिनिमम पे लग सके, लेकिन इनपुट लेने की पावर हमें एनुअल रिटर्न नहीं देता। तो इनपुट का खास ध्यान यहाँ हमें रखना होता है। सेकेंडली, जो हम IGST ऑन इम्पोर्ट होता है ये पहले हमारे पर पोर्टल पे दिखाई नहीं देता था, तो कई बार हमारे को दिक्कत आ जाती थी, क्लाइंट्स बेस से हमें नहीं पता लग पाता था या रिकंसिलिएशन नहीं हो पाता था। लेकिन अब तो हमारे 2A 2B के अंदर IGST ऑन इम्पोर्ट की फिगर भी आने लगी है, तो वहां से भी हमें रिकंसाइल कर लेना चाहिए और रिकंसिलिएशन बना लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बिल ऑफ एंट्री हमने पे करी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, लेकिन IC गेट से पोर्टल पे प्रोसेस होकर हमारे पोर्टल पर नहीं पहुंचे हैं, उसको भी प्रोसेस करने के लिए अब फैसिलिटी दे दी गई है हमारे पोर्टल पर, और वो फैसिलिटी लेकर भी हम अपने पोर्टल पे आ सकते हैं और वो एंट्री अभी एक्टिव हो जाती है। उसका प्रोसेस का सिस्टम भी हमारे पोर्टल पे आ चुका है। तो आज के टाइम पर जो मुझे समझ में आता है
कि हमारे सामने वाले सप्लायर्स ने अपनी रिटर्न में क्या डाला, वो आज हमारे को इजीली अवेलेबल है थ्रू 2B। 2B स्टैटिक होने की वजह से हमें बार बार एक ही मंथ में नहीं जाना पड़ता, बल्कि जिस महीने को एक बार देख लिया, नेक्स्ट मंथ उससे आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, जिससे हमें अपने सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें से जो हमारे इनएलिजिबल क्रेडिट हैं, जो हमारे रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट हैं, उनको हम छोड़ दें। बाकी के ट्रांजेक्शन को हमें सितंबर की रिटर्न तक ले लेना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंप्लायंट पर्सन, हमारे को ये एक्सरसाइज जरूर कर लेनी चाहिए कि हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऑलरेडी 3B में कवर कर लिए, क्योंकि 3B से भी नहीं पता लगता कि वहां पे बिल वाइज डिटेल नहीं होती। हमें अपने लेजर वर्सेस 2A को मिला लेना चाहिए, और ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे क्लेम बिल्कुल ठीक आ गए, और जो हम नहीं क्लेम कर सके उनको क्लेम हमें सितंबर तक कर लेने चाहिए। जो एक्स्ट्रा क्लेम कर लिए, किसी भी कारण से गलती से कर लिए, उसको हमें हटा देने चाहिए। या जो हमने क्लेम तो कर लिए लेकिन पोर्टल पे नहीं आए, उसके लिए हमें सप्लायर को डायरेक्शन देनी चाहिए कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे, और रिटर्न फाइल करके हमारे इनपुट के 2A तक उसको पहुंचाए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए अपने कॉम्प्लायंस के वक्त टाइम पर, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है असेसमेंट लेवल के ऊपर। जब हमारे असेसमेंट होगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उस टाइम पे सप्लायर को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सप्लायर को ढूंढ भी लेंगे तो वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो रहते रहते टाइम के अंदर हमें कर लेना चाहिए। ये एक पॉइंट था हमारा समझने का। जी सर, काफी सारे क्वेश्चंस, हाँ जी सर, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हमारे पार्टिसिपेंट्स के। अशोक झा जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हमारी कंट्रोल रूम ने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, तो सर मेरे को ये जानना था कि GSTR 1 में हम सेम मंथ में इनवॉइस डालना अगर पॉसिबल नहीं होता है कई बार, और 1-2 महीने का पीछे आगे चला जाता है, जैसे कि जुलाई महीने का इनवॉइस जो है अगस्त या सितंबर में डाल दें, क्योंकि हम लोगों के साइट से कई बार रेज होते हैं जो कि रिमोट जगह पे हैं, तो वहां से इनवॉइस आते आते टाइम लग जाता है, और रिटर्न फाइलिंग सेंट्रलाइज्ड है रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है सर आगे जाके GST नहीं, ऑडिट में? कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जुलाई 20 का इनवॉइस आपके पास चलते चलते अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में आया, तो आप उसको अक्टूबर के रिटर्न में डालना चाहते हैं, लीगली परमिट करता है, लॉफुली परमिसेबल है। आप टर्नओवर का कोई सेल का कोई इनवॉइस आपका छूट गया पर्टिकुलर रिटर्न में, उसके नेक्स्ट मंथ या सब्सिक्वेंट मंथ या उसके सब्सिक्वेंट मंथ, या जब आपका नॉलेज में आए आप उसको डाल सकते हैं। और उसमें डेट ऑफ सेल वही लिखेंगे जो आपकी जुलाई की सेल है तो जुलाई की ही डेट डालेंगे, भले ही वो अक्टूबर के रिटर्न में डाले। सिर्फ ध्यान ये करना है कि चूंकि आपने उतने महीने का टैक्स कंपोनेंट लेट जमा कराया, तो इंटरेस्ट के साथ वो लायबिलिटी जमा करानी चाहिए। अगर आपको टैक्स बनता था, सपोज 1000 का ट्रांजेक्शन था और 180 रुपए टैक्स बनता था, तो 180 रुपए आप अक्टूबर में जमा करा रहे हैं जो जुलाई में जमा कराने चाहिए थे, तो आप 180 रुपए अक्टूबर में जमा कराइए अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी सेपरेट आती है, बाकी ट्रांजैक्शन आप अक्टूबर में डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटरेस्ट आजकल ऑटोमेटिक तो रिटर्न में नहीं हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है और जमा नहीं करना पड़ रहा है। तो ऑडिट के टाइम में हम लोग जमा कर दें, या असेसमेंट नहीं होता है तो जमा नहीं होगा, तो कोई वो है सर इसका सेल्फ असेसमेंट में कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? देखिए, कानून के हिसाब से आपको सेल्फ कैलकुलेट कर देना चाहिए और जमा करा देना चाहिए। तो ये हर महीने का फीचर हो जाएगा सर? अगर आप हर महीने ही लेट इनवॉइसेस जमा हो रहे हैं और डेट के बाद जमा करा रहे हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी किसी वजह से रह जाता है तो वो तो बाद में भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन बेटर ये है कि आप अपने लेवल पे उसको कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सर दूसरी चीज ये थी कि कई लोग बोलते हैं कि फॉर्म 2A से लीजिए, कई बोलते हैं फॉर्म 2B से लीजिए ITC, तो हमें कौन सा देखना चाहिए सर? और कई बार वेंडर लेट से जमा करते हैं और डालते भी नहीं है रिटर्न, और फिर सेक्शन 16 में हम लोग ले सकते हैं ITC, तो क्या फॉलो करना चाहिए सर? कोई बोलता है 2A लो, कोई बोलता है 2B लो, कोई बोलता है कहीं भी नहीं हो तो भी ले लो,
तो क्या देखिए, क्या होगा सर बाद में? मैं डिफरेंट व्यू है, मैं अपना व्यू बताता हूँ कि बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं चर्चा करूँ तो जो रूल सेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है वो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 37 में यस सर। रिटर्न पीरियड है उसकी ड्यू डेट तक जो टैक्स आ जाता है वो आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 37 की जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है उस तक, और वो डेट अगर मंथली डीलर की डेट है तो 11 तारीख तक, और क्वार्टरली डीलर है तो 13 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ तक जो आता है वो मिल जाना चाहिए। इसीलिए टू बी आया है जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर्म है जो कैलकुलेट करता है ड्यू डेट के हिसाब से टैक्स लाइटर को। अगर हम उसके हिसाब से चले तो हमें टू बी देखना चाहिए, क्योंकि टू बी के अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से रिफ्लेक्शन आ रही है। लेकिन क्या होता है कि कोई डीलर ने 13 की बजाय 14 तारीख को रिटर्न जमा करा दी तो वो 2A में आ जाता है। वो 2 में आता है तो हमें लगता है कि इसने रिटर्न तो जमा करा दी, कानून के हिसाब से उसको नेक्स्ट मंथ लेना चाहिए। लेकिन किसी वजह से आपने इस बार ले भी लिया तो वो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी आ सकती है, क्योंकि आपको नेक्स्ट में क्लेम करना था, आपने उससे पहले ही क्लेम कर लिया 2A के बेस पर। तो लीगली तो आपको 2B से देखना चाहिए, बट चूंकि ऐसा कहीं वो लिखा हुआ नहीं है कि 2B से लेना है, तो आप 2A से ले लेते हैं तो इंटरेस्ट की प्रोविजन, इंटरेस्ट की लायबिलिटी के आप हकदार हो जाते हैं कि इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और आप ये कहते हो कहीं भी नहीं आए, 16(4) की कंडीशन पूरी हो रही है इसलिए ले रहा हूं मैं, तो ना तो वो 2A में है ना 2B में है, लेकिन मैं 4 कंडीशन फुलफिल कर दी है जो 16(4) में लिखे इसलिए ले रहा हूं। तो कोर्ट ऑफ लॉ वो भी अलाउ करती हैं, कोर्ट ऑफ लॉ वो भी अलाउ करती हैं अल्टीमेट। लेकिन वहां पे भी देखना पड़ता है कि क्या उसने लेजिटिमेट टैक्स जमा करा दिया, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो सिंपल चलने के लिए तो 2B है, लेकिन अगर काफी इंपैक्ट आ रहा है कि आपका 2A में आ रहा है फिर भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए एक सेफगार्ड है कि आप ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री तो आई है, भले ही वो 1 दिन लेट आई है या 4 दिन लेट आई है, और फिर भी आप 16(4) के बेस पर लड़ना चाहते हो, वो एक लिटिगेशन मैटर है। ज्यादा अमाउंट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू अशोक जी। सर इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में अनिसुल जी पूछ रहे हैं, if financial year changed, suppose bill was of February and we forgot to take it in GSTR 1 and after that we file same bill in April. जी जी, देखिए अगर आपने फरवरी 21 का बिल, किताबों में फरवरी 21 है लेकिन आपने रिटर्न में अप्रैल 21 में लिया है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपकी बैलेंस शीट वर्सेस रिटर्न में मैचिंग नहीं आएगी, उसके लिए आप रिकंसिलिएशन बना के देना पड़ेगा। और जीएसटीआर 1 के अंदर ये जीएसटी के रिटर्न में तो कभी भी मैच नहीं हो रही, क्योंकि लॉ प्रोविजन ऐसा है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ तक इनपुट भी ले सकते हैं। तो इसलिए आपकी किताबें और आपकी रिटर्नें तो नॉर्मली बैलेंस शीट आपस में मैच नहीं करेंगी, लेकिन ये मैटर ऑफ रिकंसिलिएशन है। आपको रिकंसिलिएशन बना के रखने पड़ेंगे कि आपकी किताबों में तो फरवरी में है इनवॉइस, आपकी रिटर्नों में अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में है, तो वो रिकंसिलिएशन आपको अपने पास तैयार रखने पड़ेंगे। जब भी आपकी एनुअल रिटर्न भरी जाएगी आपको वो रिकंसिलिएशन साथ लगाने पड़ेंगे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने केस को फैक्ट टू फैक्ट्स बेसिस पर। तो वो पूछ रहे हैं क्या हम एनुअल रिटर्न में उसे करेक्ट कर सकते हैं? एनुअल रिटर्न का मतलब हाँ, वो वहां तो प्रोविजन है ही कि आपने फरवरी 21 की रिटर्न में अप्रैल में दिखाए हैं, अप्रैल 21 की रिटर्न में दिखाए हैं, तो वहां पर तो एनुअल रिटर्न में ऑटोमेटिक कॉलम ही है टेबल। सुरेश जी आप म्यूट हो गए प्लीज। आई थिंक उनका कनेक्शन चला गया है। हेलो सुरेश जी, आर यू देयर? We can see him but I cannot hear him. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप कंटिन्यू कर लें, he could rejoin the question. Suresh sir, he is there.
We can see him, but I think he's doing something on his system. Suresh sir, can you hear us? ये भी मेरी तरह कंप्यूटर के मामले में अनाड़ी लगते हैं। You must be facing some technical issue. तब तक सर हम टू वो खेल लें, 2 FAQs खेल लें। I think he's connecting to audio. हेलो, हाँ जी सर, आ गई आपकी आवाज आ गई सर। अच्छा अच्छा, देखिए मैं अगर बात करूं कि अगर मेरा फरवरी 21 का ट्रांजैक्शन था जो कि मैंने अप्रैल 21 में रिटर्न में शो किया है, जब मैं 20-21 की एनुअल रिटर्न भरूंगा, फॉर्म 9 भरूंगा, वहां पर ऑलरेडी टेबल नंबर 9, 10, 11, 12 दिए गए हैं जो कि लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करने के लिए है। अगर मेरा कोई ट्रांजैक्शन करंट ईयर का है, यानी 20-21 का है, जब मैं फरवरी 21 की बात कर रहा हूं, और अप्रैल 21 में दिखाया, तो उसको मेरे को टेबल 9 में डिक्लेयर करना है, और वो वहां पर प्रोविजन है इस तरह का एनुअल रिटर्न के अंदर दिखाने का। नेहा जी, शायद यही क्वेश्चन था। जी सर, यही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल पुरी जी का ही है। A typical problem is where the supplier enters his sale on a particular date, but the goods are received in the next month. What is the best procedure to avoid mismatch? देखिए, जहां तक कि अगर मैं 16/4 को भी पढ़ूं तो उसमें भी ये बताया गया है कि जब मेरे को माल रिसीव हो जाता है, जिस दिन मेरे को माल आ जाता है, इनके कहने का मतलब है कि मैंने 21 मार्च को बिलिंग हुई, लेकिन माल आपका 2 अप्रैल को आया, तो मेरे हिसाब से वो हमें इनपुट लेने का अधिकार 2 अप्रैल को आता है। जब माल एक्चुअली रिसीव हो जाते हैं तो हमारे को उसको 2 अप्रैल को उसका इनपुट लेना चाहिए। जहां तक कि लायबिलिटी की बात है, सप्लायर को 31 मार्च को उसको टैक्स जमा कराना है, क्योंकि उसने माल निकाल दिया और उसको माल 31 मार्च को चले गया। लायबिलिटी वाले का 31 मार्च है इस केस में, और 2 अप्रैल को मेरे को इनपुट लेने का अधिकार है। मैं 31 मार्च को मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च तक मेरे पास माल नहीं आया था। अतुल सर, if your question is not answered, please. सुरेश जी, एक इशू और है कि विद इन 180 डेज एक पेमेंट करनी थी मेरे को। मैंने बैंक को आरटीजीएस के लिए शाम को दे दिया, बैंक का सिस्टम नहीं चला और 2 दिन के आगे छुट्टी पड़ गई, तो मेरी पेमेंट जो हुई वो 183rd डे को हुई। मैंने पेमेंट भेज दी बैंक को, बट एक्चुअल में पेमेंट तो शुड आई रिवर्स द इनपुट क्रेडिट? देखिए, उसमें तो अगर आप लीगली चले तो यस, यू विल हैव टू रिवर्स ओनली फॉर 3 डेज। 3 दिन के बाद तो आपको फिर लेने का अधिकार है। अगर हम देखें तो आपको तो तीसरे दिन पेमेंट हो गई ना, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं करी तो यू विल हैव टू रिवर्स इट। जी, बट यू हैड पेड आफ्टर 3 डेज। जी, तो 3 डे बाद आपको रिक्लेम भी करना है। जी, तो वो तो उसी पीरियड में फॉल करेगा रिवर्सल। अब वही उसी टैक्स पीरियड में, उसी मंथ में तो वो रिवर्सल था, और उसी में आपको वो आना था, क्लेम भी करना, रिक्लेम भी करना था। इम्पैक्ट तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इंटरेस्ट अगर कोई टेक्निकली आएगा तो 3 दिन का इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है। टेक्निकल इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी ना 3 दिन के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीश जी का है। सर, अगर हमने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया लास्ट ईयर, तो क्या इस ईयर के आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं बाय सेइंग दैट आई हैव पेड माय मार्च मंथ लायबिलिटी वाया अप्रैल मंथ आईटीसी? हाँ, देखिए, आपने जितना भी एक्सेस क्लेम कर लिया उसको आप रिवर्सल करना चाहते हैं, और आज के टाइम पर आपका इनपुट पड़ा हुआ है तो उसे रिवर्सल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इंटरेस्ट का आता है कि आपने जो आपका इनपुट था ही नहीं, जो आपने गलती से ले लिया था और उसको यूटिलाइज कर दिया, तो जितने दिन का यूटिलाइजेशन आपने किया उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी बनती है। बट समहाउ आपके पास एट द टाइम ऑफ रिवर्सल इनपुट पड़ा हुआ है, चाहे वो दूसरे कहीं और जगह से दूसरे बिल से भी आया हो, तो आप इनपुट से रिवर्सल कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं रिवर्सल इनपुट से। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने नॉन क्लेमेंट आईटीसी को क्लेम करके अपना लायबिलिटी सेट ऑफ करी है, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी है। जी
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ सितंबर रिटर्न इज डिलेड? नहीं, देखिए, अगर आप सितंबर की रिटर्न को डिले करेंगे तो आपको इनपुट का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमें कानून में ये बोला गया है कि आप इनपुट सितंबर की रिटर्न तक ले सकते हैं। इसका मतलब है सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट तक ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सितंबर की रिटर्न ड्यू डेट को डिले कर दिया कि लेट फीस दे देंगे तो आपको आईटीसी लेने का एक्सटेंशन नहीं मिलती है। अगर ड्यू डेट 20 अक्टूबर बनती है और आप लेना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर तक रिटर्न लेके ही क्लेम ले सकते हैं। 21 अक्टूबर को डालेंगे तो आपका नॉन क्लेमेंट आईटीसी हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा आईटीसी। जी सर आई थिंक वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ड्यू डेट बढ़ा दे शायद। हाँ, अगर गवर्नमेंट ड्यू डेट बढ़ाती है फिर कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ड्यू डेट की बात की गई है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंशन 20 अक्टूबर की बजाय 25 अक्टूबर या 1 नवंबर हो जाती है तो वो एक्सटेंडेड डेट ही ड्यू डेट है, तो उस तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सितंबर की रिटर्न तक, सितंबर की जो ड्यू डेट है, सितंबर की ड्यू डेट तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं लास्ट ईयर के आईटीसी क्रेडिट को। जी ओके, पवन जी इज आस्किंग, इन केस ऑफ QRMP scheme, a service provider paid GST on advance payment in Q1 and bill raised in next quarter after supplying service to client. How we can adjust the advance GST payment and under which table it will be adjusted in next quarter? देखिए, वो तो जब आप रिटर्न में भरते हैं तो आप ये कहते हैं कि जून के क्वार्टर में आपने एडवांस जमा करा दिया और आपने सप्लाई ऑफ सर्विसेज करी है जुलाई के मंथ में, तो जब आप सितंबर की रिटर्न भरेंगे वहां तो जहां सप्लाई की डिटेल आती है टेबल नंबर 4 वहां पर जाएगी जहां पे सप्लाई है, और एडवांस की एडजस्टमेंट आपकी टेबल 11 या 10 या 11 टेबल में आती है वहां पर जाएगी। जो आपने एडवांस दिया था वो एडवांस एडजस्ट होकर टेबल 10 या 11 में को याद नहीं है कौन सी है, वहां से एडजस्ट हो जाएगी और सप्लाई आपकी जुलाई में चली जाएगी क्योंकि आपने सप्लाई जुलाई में की है। यही क्वेश्चन था नेहा जी? जी सर यही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज जी पूछ रहे हैं, if ITC is not updated in Form 2B, how to claim in GSTR 3B till September as it is not updated? GSTR 9 shows that ITC on basis of 2A. How to reconcile and claim in 3B and 9? नहीं, देखिए, जहां तक कि आपके क्लेम की बात बन रही है 2A और 2B में सिर्फ डायनामिक और स्टैटिक का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर डीलर ने ड्यू डेट तक रिटर्न डाल दी तो वो 2B में रिफ्लेक्ट कर जाती है, जो कि हमारा कानून भी बोलता है। लेकिन जो हमारे रूल बने थे, सेक्शन बने थे, उसमें 2A का जिक्र आ रहा है। अगर कोई भी आपकी आईटीसी आपके 2A में भी आ रहा है, इसका मतलब आपके सप्लायर ने रिटर्न तो डाली थी, चाहे वो लेट डाली होगी तभी वो 2A में आया, लेकिन 2B में नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर पीरियड के, तो आप ले सकते हैं। जब टेक्निकलिटी की बात आएगी तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी अराइज होगी और कोई इशू नहीं है। नेहा जी कुछ और पूछना चाह रहे थे? यही? नहीं सर, मेरे ख्याल यही है। अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो फिर क्वेश्चन रेज कर देंगे। रुपेश जी पूछ रहे हैं, सर फाइनल रिटर्न इज मस्ट फॉर क्लोजर ऑफ बिजनेस, प्लीज गिव सम टिप्स। फाइनल रिटर्न GSTR 10 की बात कर रहे हैं? आई थिंक सो सर, लिखा नहीं है। फाइनल रिटर्न जो क्लोजर ऑफ बिजनेस पे देनी होती है उसके लिए क्लोजर ऑफ बिजनेस की रिटर्न जिस दिन हमारे को आरसी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। जब तक आरसी कैंसिलेशन हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन जब तक आरसी कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं हुए तब तक GSTR 10 हमारे पास नहीं खुलता। जिस दिन ऑर्डर हो जाते हैं उसके विद इन 90 डेज हमें अपनी फाइनल रिटर्न डालनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने GSTR 10 आफ्टर द कैंसिलेशन ऑर्डर हमें 90 डेज में डाल देनी चाहिए। ठीक है। आशा जी पूछ रहे हैं, we found IGST on import of goods related to 2019-2020 in GSTR 2B of August 2021. How could it be possible? देखिए, ये तो कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे कि 19-20 का जो वो अब दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट ये 19-20 का IGST और इंपोर्ट तो ऑलरेडी आपने 20-21 की रिटर्न तक ले ही लिया होगा। अब वो रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसका तो कोई टेक्निकल इशू होगा, नहीं पता जी। तो सर वो ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं, राइट? जी जी जी।
Okay. Kavaljeet ji पूछ रहे हैं GST was cancelled in December 2020. ITC from January 21 to September 21 is not showing in GSTR 2A 2B. Now we have applied for revocation. Returns after December 2020 can only be filed after revocation of cancellation. So what if the September return is filed after due date to file the return? Also, what if GST is restored after some delay? As till then, we won't be able to get B2C rectified and convert to B2B for the period Jan 21 to September 21. सर अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको अनम्यूट भी करा सकती हूँ. हाँ वो करा दीजिएगा. वैसे इनकी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को 20-21 का इनपुट लेने की पावर सितंबर तक है और सितंबर तक मेरा रेवोकेशन नहीं हुआ, मेरा रेवोकेशन बाद में हुआ. यही क्वेश्चन है जी क्वेरीस्ट का. जी तो हम क्या करें? तो रेवोकेशन का बिल्कुल सेपरेटली प्रोसेस है, आईटीसी क्लेम का सेपरेट प्रोसेस है. जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये तो टाइम बार हो ही गया. तो टाइम बार हो गया तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत है इसको क्लेम करने की. बाकी हमारे एक्सपर्ट गौरव गुप्ता जी भी बैठे हैं. गौरव जी मेरी हेल्प कर दीजिए इस क्वेश्चन पे. गौरव गुप्ता जी प्लीज. गौरव जी. सर यहाँ पे अब 2 गौरव गुप्ता जी हैं, सो मैं वेट कर रहा था. पीतमपुरा दिल्ली से बात कर रहा हूँ. गौरव गुप्ता पीतमपुरा, नॉट अमृतसर. नहीं. और मैं एक बात कहूँगा, जो अभी सुरेश जी ने कहा मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ. फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स आई मस्ट टेल यू, Suresh ji has an ultimate command in all the procedural matters of GST. अगर उन्होंने कह दिया कि ये फॉर्म फाइल नहीं हो सकता, I would say even GSTN the kind of command he has. मेरे को अगर कभी कोई कंफ्यूजन होता है किसी फॉर्म का या किसी चीज का, I always call up सुरेश जी. सुरेश जी इस फील्ड के अंदर मेरे पास ये सवाल आया है तो कैसे इसको एड्रेस करना. हाँ टेक्निकली अगर हम कहें जो सुरेश जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है. अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज उसमें ऐड कर रहा हूं. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक द बेनिफिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द पिटीशन ऑन द लिमिटेशन. सो बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो पिटीशन में मार्च 20, अप्रैल 21 और अभी जो रिसेंटली सितंबर 21 में ये जो सीरीज ऑफ ऑर्डर्स आए हैं, उसका बेनिफिट लिमिटेशन में जरूर ले सकते हैं. जो 90 दिन की टाइमलाइन थी एज एक्सटेंडेड बाय द 2 more relaxations as available in the rules. The only difference which I can refer to is the order of the Honorable Supreme Court in cognizance of limitation in light of this COVID matter. Suresh, back to you, sir. बिल्कुल गौरव जी ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया नेक्स्ट प्रोसेस भी कि अगर हमें लेना तो हम कैसे ले सकते हैं आईटीसी. जी थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देवेंद्र जी पूछ रहे हैं, इफ इनवॉइस रेज्ड इन नवंबर 2017 ऑन व्हिच जीएसटी इज पेड becomes unrecoverable, can we reverse the same and get reversal of GST already paid? नहीं मेरे को नहीं. गौरव जी आप ही कुछ मदद करें. नहीं, even I am confused with the question. Can you please repeat the question? Yes. If invoice is raised in November 2017 and GST is paid on it, the amount becomes unrecoverable, as in bad debt हो गया. Can we reverse the same and get reversal of GST already paid? No. The question is very simple. I would just say, because they were giving a reference of a specific month, I might have missed on that. Question is very simple. If I have a bad debt, can I recover or can I reverse my GST? The answer is absolutely no. It is only under section 34 in 3 very specific cases that you are allowed to reverse your output liability by way of issuance of credit note. So वो 3 cases के अलावा चौथे किसी केस में भी you cannot reverse your output liability of GST if it is not falling within the timelines and the manner specified in section 34. Moving ahead, Vijay ji asks, are stock transfers and cross charges within the same PAN included in aggregate turnover?
नहीं, सुरेश जी, आर यू आंसरिंग दिस क्वेश्चन? नहीं, मेरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्योंकि डिजिटल कॉम्प्लायंस रिलेटेड भी नहीं है। जरा दोबारा क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। हाँ जी, आर स्टॉक ट्रांसफर्स एंड क्रॉस चार्जेस ऑफ द सेम पैन इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर? गौरव जी आप ही करिए। गौरव जी। सर डेफिनेटली, मतलब मैं जानता हूँ सुरेश जी भी आंसर कर सकते हैं, बट ही इज काइंड टू गिव मी दिस आंसर. Definitely it will be included in the aggregate turnover. For the very simple reason, the definition of aggregate turnover clearly says including interstate supplies. So interstate supply includes your cross charge, it includes your branch transfer. आपने suppose 16 लाख की total supply करी एक state से, 16 लाख की करी दूसरी state से, और 10 लाख का branch transfer करा, you are above 40 lakhs, you are liable to register. Next question is by Ajay ji. Continuing earlier question, if bill is raised by supplier in March 21 and goods received in April 21, as suggested by you, ITC to be taken in April 21, then won't it create mismatch with 2B and again limit the credits? यहाँ पर हमें रिकंसिलेशन तैयार करके रखना है। 2 देर के जब हमारे को गुड्स आया हमने क्लेम कर लिया और 2A या 2B में वो मार्च में दिखाई दे रहा है, तो इट इज ए मैटर ऑफ रिकंसिलेशन। बट एज पर सेक्शन 16 हमें क्लेम ही उसको अप्रैल में करना है। अप्रैल 21 में आईटीसी हमें क्लेम करना है एज ए रिसिपिएंट। गौरव सर, क्या हम अगर आप अलाउ करेंगे तो कैन वी टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस विद सुरेश जी? अरे आई एम एंजॉयिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन. दैट इज द ओनली टाइम व्हेन स्पीकर्स लर्न. So it is my pleasure, and with Suresh it is always a pleasure. So please allow me, because my topic is no different from Suresh. Let us have more and more questions from the audience. We are there to learn and definitely sir. Thank you so much. Suresh, next question is, a GSTR 3B was filed with wrong excess outward supplies and tax paid on the same, but the actual or correct supplies were declared in GSTR 1 for the same period. Then in that case, is there any way to get a refund of the excess amount paid? आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी GSTR 1 की कैलकुलेशन वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, but we paid excess amount in 3B. Yes, correct. That's the question. So next month or the subsequent month, whatever the enhanced value you have shown in 3B, you can reduce it in the next or subsequent month. Whatever the quantum has been shown as enhanced in the April or next month, in the subsequent month, reduce it accordingly. Okay, sir. Next question. Sir, please let us know if customers send us rejection back to us on GST invoice, then whether we have to book this rejection invoice as purchase or we have to issue credit note against the same since we are the supplier of goods. To my mind, जब हमने सप्लाई किया माल, उसके बाद मेरे कस्टमर ने रिजेक्शन नोट भेजा, तो बीइंग ए सप्लायर मुझे क्रेडिट नोट देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन नोट रिसीव्ड बाय सप्लायर, क्योंकि वो क्रेडिट नोट ही फॉर्म पार्ट करेगा जो मुझे भी डिक्लेयर करना है और उसको भी अपने रिटर्न में डिक्लेयर करना है। टू माय माइंड हमें क्रेडिट नोट बनाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन नोट बाय द बायर्स। सुरेश जी, कमर्शियल क्रेडिट नोट बनेगा? हाँ, क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट, ठीक है। सुरेश जी एक मिनट, सॉरी, कमर्शियल, अतुल जी इज वांटिंग टू आस्क, कमर्शियल क्रेडिट नोट वो होता है जिसमें जीएसटी रिवर्स नहीं होता हमारा। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं, फिर वो मेरे को समझने का फर्क है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट नोट वो बनेगा जिसके अंदर हमें जीएसटी को भी रिड्यूस करते हुए आगे चलना है, हमें जीएसटी लेवी करना है, जीएसटी लेवी करना है, तभी हम आउटपुट भी कम करेंगे और उसको इनपुट कम करने की पावर आएगी। अच्छा, चलिए मान लीजिए इसके अंदर वो कहता है ये माल रेक्टिफाई करके दे दो एंड विद द सेम मंथ हो जाता है, तो देन वी स्टिल हैव टू डू ऑल द ट्रांजैक्शन? नहीं, वो फिर दोबारा डेबिट नोट बनेगा, क्योंकि जिस दिन क्रेडिट नोट आया वो डेट अलग है, फिर दोबारा माल वही बन के जा रहा है, फिर डेबिट नोट बन जाएगा उसी का। तो फिर इनवॉइस तो खड़ा रह गया ना, फिर इनवॉइस दोबारा खड़ा रह गया पूरा का पूरा। नहीं, वो तो दोनों ट्रांजैक्शन दिखाएंगे ना, क्रेडिट नोट भी रिटर्न में डालेंगे, डेबिट नोट भी रिटर्न में डालेंगे, तो ऑटोमेटिक तीनों ट्रांजैक्शन जा रहे हैं रिटर्न में। वो तो एक ही महीने में ट्रांजैक्शन हो जाती है ना। मान लीजिए उसने 4 अप्रैल को माल भेज दिया और हमने 14 अप्रैल को उसको रेक्टिफाई करके भेज दिया। नहीं, देखिए, अगर आपको माइन्यूटली चलना है और तीनों चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है जी।
नहीं तो आप इनवॉइस बेस पे जा ही रहे हैं, पर मेरे ख्याल से तीनों आपको दिखाने चाहिए रिटर्न पे। ठीक, तीनों ट्रांजेक्शन। I think that will be better. गौरव जी, एनीथिंग टू ऐड? तीनों डॉक्यूमेंट्स versus one documents? I am always confused because there is non-clarity between the accountants. The same transaction can happen in so many ways. मैंने आपको सामान भेजा, आपको पसंद नहीं आया, वापस भेज रहे हैं. Ideal situation, what you said is credit note should be issued by the supplier. और जो आपके पास से मेरे पास सामान आएगा उसके लिए एक डिलीवरी नोट पे वो सामान ईबे बिल के अंडर मेरे पास आएगा. That is the perfect situation. But if you issue a tax invoice to me, then again it tantamounts to another supply from you to me. That is also possible, and more so the authorities are also confused at this stage. सबसे पहले 2A 2B की मैचिंग, उनमें से भी कौन सा फॉर्म, 2A या 2B? Secondly, खाली 2A 2B की, you have hit the nail on the head. This exactly is the confusion. Sir, there are a lot of confusions. एक केस था मैंगलोर रिफाइनरी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जब हम बात कर रहे थे मॉडवेट की, बहुत सुंदर, in a very beautiful words, the honorable Supreme Court has said there are conditions and conditions. Some are substantial, some are procedural. The only substantial conditions should be looked to block a legitimate claim of the assessee. Today also we are stuck into that particular era where there are conditions and conditions. The authorities are not able to take out which conditions should be used to block and which are procedural errors, whereby a minor penalty can be put, a small penal penalty can be put on the assessee. So this will take time. I would request all my professional brothers to maintain their patience. I know income tax and GST both are testing their patience at this particular point of time. Thankfully, I'm not doing income tax, so I'm just troubled with one law. So in my humble opinion, just be patient. It will take at least 3 to 4 years for the first settlement in GST. First audits are going on. So both are possible, invoice for return and credit note. Ideal situation is what Sureshji said. Thank you. Moving on, a sales figure that was originally reported as B2C sales in GSTR 1 was later corrected to B2B sales. How should the reporting be done? Very simple. Earlier you reported B2C. In the next month returns, reporting as B2B. अब B2C अमेंडमेंट टू B2C सेल में जाके उसकी फिगर को उस महीने की फिगर से कम कर दीजिएगा. B2C सेल सब्सिक्वेंट मंथ में उतने कम से डाल दीजिएगा. सुरेश जी, honestly I am confused. ये मेरे को समझ में नहीं आया है. सर, आपने B2C सेल करी, B2C सेल दिखा दी जी, 1000 रुपए की जी, जुलाई 21 में. अगस्त में आपको पता लगा ये तो B2B थी. अगस्त में आपने B2B की सेल में डाल दी जी. अब अगस्त की सेल में जो आपकी अगस्त की सेल थी B2C की, उसमें उतने रुपए कम दिखा कर चलो सब्सिक्वेंट सेल में, तो हो जाएगा. I still know. Can I move on, sir, please? Gaurav ji, anything for you to add, please? सर देखिए, दोबारा बोलता हूँ. जुलाई 21 में आपने 1000 रुपए की सेल B2C दिखा दी. अगस्त में पता लगा ये तो B2B थी. आप B2B सेल में गए और आपने टेबल 4 में एंट्री डाल दी, तो B2B से उसको क्रेडिट मिल गया जिसको मिलना चाहिए था रियल में. अब आपकी प्रॉब्लम ये बची कि आपको B2C से कम करनी है अगस्त के अंदर. तो जब आप 9 टेबल पे जाएंगे, B2C सेल की ट्रांजेक्शन अमेंडेड वाले में जाएंगे, तो वो आपसे मंथ पूछेगा कौन सा मंथ की सेल कम करनी है. तो आप जुलाई की सेल पे जाएंगे क्योंकि आपने जुलाई में डिक्लेयर करी थी. वो जुलाई की सेल वहां खोल देगा.
जो सेल वहां खुलेगी उसमें आपको 1000 रुपए कम कर दो, क्योंकि आपने वो B2 में डाल दिया, बैलेंस वहां डाल दो, आपकी सेल ठीक हो जाएगी। बट विल इट नॉट अमाउंट टू रिवीजन? कैसे? जब आपने जुलाई में करेक्शन कर दी, हाँ, तो वो विल इट नॉट बी ट्रीटेड एज रिवीजन व्हिच इज नॉट अलाउड? नहीं, रिवीजन कहाँ है, आपने करेक्ट सेल करी ना, आपकी थी जुलाई जून की जो सेल थी, आपको जून के महीने के उठा के कर रहे हैं ना, जो अमेंडेड सेल में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जुलाई की सेल से कम करनी है, अमेंडेड टेबल 9 या 9 में जाएंगे, अमेंडेड सेल वाली टेबल पे जाएंगे, वहां से जून की डेट उठाएंगे, वो पुरानी डेट खुलेगी, उसको सेल को कम करेंगे 1000 रुपए से। ओके, ठीक, जून की सेल को कम करेंगे, जुलाई वाली को नहीं छेड़ रहे आप। ठीक 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 जी, क्लैरिटी है। जुलाई वाले को कम करेंगे, अगस्त वाली को नहीं? जुलाई वाली को कम करेंगे, जिसकी जहां से गलती हुई थी उस वाली सेल को जाकर के खोलने का, वो खुल जाएगी पिछली सेल, उसको कम कर देंगे और B2 भी चढ़ा देंगे। B2B अगस्त में चढ़ा दी ना, B2B अगस्त में चढ़ा दी। हाँ, वो तो अपने अगस्त में चढ़ा दी और ये कम कर दी उतनी जुलाई से। ठीक है, सॉरी, अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में। ठीक है जी जी। Mohit ji is asking, is there any time limit to issue tax invoice for advance received for services? गौरव जी, लो पॉइंट आप बताएं। सर, एडवांस एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, so the person can adjust as and when the person is adjusting for the amount. The only caution which I would place here is that in case of adjustments, GSTN might pose some problems. Suresh ji just spoke about the B2C amendment. Let me also point out that in one of the cases which came before us, the problem was that the amendment is allowed in B2C for a particular month only once by the site. Now we are already before the Honorable High Court. We have filed a matter whereby we are saying that this particular condition is not there in the rules. So how can the GSTN pose a particular restriction which is not envisaged in the law per se? So there are things which are right now also in aberrations with the statute and the governing rules. A person need to know, as Suresh has just said, what is the mechanism, number one. Number two, if he is not finding the correct mechanism, right now it is time to actually go to the court of law. His case might become a respite to many. So advance के case में कोई restriction नहीं है. In case what Suresh said, I have just added on to that particular point, one more point. Thank you. Next question is, composition के केस में भी क्या फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है? No, not to my mind. Okay. If the business has shifted from regular to composition scheme or vice versa within the same financial year, what are the implications in annual return? What are the computations to be done? In case we are both type of dealer in a particular financial year, we will have to file both the returns, 9 as well as 9A. For the period we were in composition, we will have to furnish 9A. For the period we were into a general dealer, 9. But both return has to be filed for the same financial year. In case of okay, thank you, sir. In case of invoices raised in 2017, the same are not recoverable. I think we have covered this. No. In case of invoices raised in 2017, the same are not recoverable due to an arbitration order received in June 2021. Can we issue credit note or approach GST department to claim credit of GST already paid? The amount involved is 17 crore and GST is 3 crore. I think through proper litigation can be done, but not in a simple way. Gaurav ji? नहीं सर, देखिए, there are a lot of matters in arbitration. Arbitration does not mean that there is a determination of value. Arbitration means what is the value which is reached as a mediation or as a matter of mediation between two parties. मैं सुरेश जी से कहता हूँ कि सुरेश जी, या मैं गौरव जी से ही कहता हूँ, दोनों गौरव गुप्ता के बीच में एक मैटर है,
कि सर मेरे को 10 लाख रुपए की फीस लेनी है, गौरव जी कह रहे हैं आपको 1 लाख की लेनी है। अब एक आर्बिट्रेटर बैठता है, वो पूरे केस को एग्जामिन करता है, he decides a fees of 5 lakh. Now please understand and appreciate, the value has to be decided by the person who is raising the supply for the first time. When you're claiming that your supply is having a value of 10 lakhs, you need to dispose of the tax on the value of 10 lakhs. And arbitration matters are very common in the cases of rent. If it is a case of arrears, then I would definitely have a different opinion. But in case of a normal rent, when you are wanting a rent, then the value is already decided. You will not be able to change that value. Arbitrator does not decide the value of supply, but the value to be paid. So in my humble opinion, whatever value you are raising as a claim, that is the value which you should be paying taxes on. Be very, very careful. Otherwise, your claim in the court. Right now, the councils are not raising this question. But tomorrow you will find that the councils will be raising this particular question, that this gentleman has never raised an invoice of this particular value on us. Gaurav, I'm sorry interrupting. During the pandemic, people were raising invoices for the full rental value, but later on, after 3, 4, 5 months, they negotiated and reduced it. So at that stage, what you are saying will make sense. But in the same financial year, if it happens, because somewhere it has even crossed the limit of the financial year. So what is the best procedure at that time? What will be the best way out? Atulji, sorry, I was not clear on the last question because some technical network error was there. What I'm saying is that due to pandemic, people were raising invoices on the rental properties at full value, which was contracted. But later on, after 6, 7, 8 months after negotiation, especially in the month of March and April, people agreed that, okay, we'll pay 60% or 50% or XYZ. But we have already paid the discharge of our GST liability. Now, what is the best way to recover the balance? Sir, the best way is, number one, if it is possible, because again, we all have to understand, in number of cases, this has already been discussed, though there is still a dilemma, I would say, but most of the cases are settled, that for rental purposes, COVID is not a force majeure. So there is no question in terms of the value of supply being differentiated or reduced. Neither there is a deficiency, nor there is a contingency which would force a reduction of the value. All these principles are more or less settled now. Having said so, the second question is, if I'm receiving a lesser value, can I resort to issuance of a credit note? See, if I would put it in this way, that if I and Sureshji agree, then the value of supply will be such which we both agree. But if I'm saying I am giving him a discount, a post-supply discount, then question is different. So it's a very thin line between the two arguments. That will depend what the person is saying before the preliminary or the first officer. And second, what is the document he has in hand? It's a very factual matter. I refrain myself from giving any kind of straitjacket formula. I would say it will depend on case to case, but I have given you a broad level formula that there is a difference between determination of value between two people. It can be settled later also. And issuance of a credit note in form of a post-supply discount. The latter will not be covered under Section 34. The former will definitely be. And it's a very factual matter. I am again repeating. No member should try to fit in. So, let not the tail wag the dog. Let the dog wag the tail. So the taxation will not decide the business. The business should decide the taxation. Fair enough. Fair enough. Moving on. Sumit is asking, but if customer insists us to book it as a purchase invoice, I think this is in continuation of his question earlier. If the buyer himself has given a tax invoice showing as supply, then the recipient can accept as purchase. Otherwise, it is a case of credit note, debit note. Okay.
Atulji is asking, a small entrepreneur who's supplying in Delhi NCR, including Gurgaon and Noida, and has not reached the turnover of 40 lakhs right now, whether he needs to take GST registration as he's making interstate trade. Supply of goods or services? Goods. Goods. I think so, because he's talking about 40 lakhs ka. In the case of goods or in the case of services? In the case of services, no issue. In the case of goods, registration is compulsory required. If threshold limit, if you are selling the goods out of Delhi, you are in Delhi, selling the goods out of Delhi, other states, in goods, below threshold, compulsory registration. Okay, moving on. Can we use the ITC received after goods are returned by the buyer towards reversal of ITC? Again? Can we use the ITC received after goods are returned by the buyer towards reversal of ITC? I think he's asking ITC claimed. Can we use the ITC? It's written wrongly, I think. मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया. हाँ सर, next question ले लेते हैं. In the meanwhile, if Ankit Jain ji is still there, I would request control room to please unmute him for his question. थोड़ा सा speedily कर लें क्योंकि we are missing the session of Gaurav ji also. हाँ जी. अरे Gaurav ji, see, it is already 5:30. I would definitely take 10 minutes, but let's not rush with the question because all the 135 members who are present, let's try to resolve their queries. सुरेश जी भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, अतुल जी भी हैं. Let's try to give the maximum benefit to the queries. And ma'am, Ankit Jain ji is available to speak. I think he's writing in the chat box question answer. So kindly allow him to speak. Ankit Jain ji. Sure. उनका ही क्वेश्चन है वैसे. अंकित जी. Ankit ji, please try. सर अनम्यूट कीजिए. अंकित जी अनम्यूट कीजिए. हेलो. हाँ जी सर. जी अंकित जी बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन था, हमने ना कुछ क्लाइंट्स को सेल की थी, देन अभी रिसेंट में ना उनके वहाँ कुछ इश्यू हुआ डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये आप जो सेल किया ना, ये उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास रिटर्न आ गए थे, तो उन्होंने उसका डेबिट नोट काट के हमें रिटर्न कर दिया. तो वो आईटीसी अब हमारे पास दोबारा अवेलेबल हो गया. और कुछ ऐसा आईटीसी है जो हमने डिटेक्ट किया था, वो हम अब ना हमें भी आगे रिटर्न करना पड़ रहा है. तो जो हमारे पास जैसे अब जो हमारे पास गुड्स वापस आए, उसका आईटीसी हमें वापस मिल गया. अब जो गुड्स हम आगे सर देखो यही हुआ ना, जब आपको गुड्स वापस आए तो आपको आईटीसी थोड़ी रिवर्स आया, आपको तो आउटपुट रिड्यूस हुआ ना. इन दोनों बातों में फर्क है. जब आपके पास माल वापस आ रहा है, आपने किसी को माल बेचा तो आपने आउटपुट टैक्स लगा दिया, सप्लाई पे टैक्स लगा दिया. अब वो किसी कारण से माल वापस आ रहा है तो आपके पास इनपुट नहीं आ रहा, आपको तो आउटपुट कम करने की बात आ रही है ना, बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट्स. सर इश्यू क्या है बेसिकली ना, अभी जो करंट की जो लायबिलिटी है ना जीएसटी की, वो कम है. अगर जो हमारे पास गुड्स रिटर्न आए हैं उसका सर गुड्स के साथ साथ सर आईटीसी भी जो हमने पहले यूज कर लिया था सेल के टाइम पे, वो भी तो सर हमें वापस देना पड़ेगा ना क्लाइंट को, क्योंकि जो पेमेंट आ गई थी हमें वो भी रिटर्न करनी पड़ी. नहीं आप तो ये कह रहे हो ना कि इसका मतलब ये है कि आपने वो माल पीछे से उठाया था, आपने उसको माल वापस कर दिया. आप ये फर्दर ये कहना चाह रहे हैं ना कि यहाँ से तो आपका आउटपुट कम हो गया क्योंकि आपने माल सप्लाई किया था, वो आपके पास वापस आ गया, और वही माल आप अपने मैन्युफैक्चरर को या और आगे चेन को वापस करना चाह रहे हैं. ये बात है क्या? यस सर. हाँ, तो जब आप वापस आ गए क्योंकि आपने लिया था तो वो आपने इनपुट कम किया था. अगर आपका लीगल फ्रेमवर्क में चल रहे हो, टाइमिंग कोई सिस्टम से चल रहा है, सब कुछ टाइम लिमिट पे सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ से आपका आउटपुट कम हो जाएगा, वहां से आपका इनपुट कम हो जाएगा. जैसे ही आप यहाँ से वो रेस करोगे, आपके सामने वाला सप्लायर जो भी मैन्युफैक्चरर था वो आपको क्रेडिट नोट देगा, जिसके बेस पे आप अपना इनपुट कम करेंगे, और आप अपना क्रेडिट नोट देंगे जिसके बेस पे अपना आउटपुट कम करेंगे, और सामने वाला उसका इनपुट कम करेगा. चेन तो उसी तरीके से चलाएंगे ना जैसे चलाई थी.
सर आई नो सर, वो चेन वही चलेगी सर। इसमें पता इश्यू क्या आ रहा है? सर फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का परचेज किया पीछे से, देन उसको 1.5 लाख का आगे सेल किया, 1 लाख पे 18% लगा, 1,18,000 का सेल हो गया, देन परचेज हो गया मेरा, तो 18,000 मेरा इनपुट बन गया, मैंने वो 18,000 का इनपुट यूज कर लिया। देन मैंने सेल करा तो मैंने 1.5 लाख का सेल किया, 1.27,000 मेरा आउटपुट टैक्स बन गया, तो 9,018 मैंने आईटीसी यूज करके 9,000 कैश पे करके वो ट्रांजैक्शन सेटल होगी उस टाइम। ठीक है, अभी 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 उसमें से क्या हुआ, अभी एज्यूम कर लेते हैं कि सारा ही माल वापस आ गया मेरे पास। ठीक है, और सारा ही मैंने आगे रिटर्न कर दिया। तो अब सर इसमें इश्यू क्या आ रहा है कि अब जो मैंने 27,000 का पास ऑन किया था वो जीएसटी मेरे पास वापस आ गया। हाँ, आउटपुट कम हो गया, 27,000 से कम हो गया। हाँ, ऐसे ही जो जिससे मैंने परचेज किया था 18,000 का जो मेरा वो था, वो भी मेरे को रिटर्न 9,000 आपका फालतू पड़ा रहा आपके लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल रहा है सर। तो सर अभी जो मेरे अब फॉर एग्जाम्पल अब जो मेरे ये तो मेरा आईटीसी में हो जाएगा, लेकिन सर इसमें क्या हुआ, इसमें ना एक परचेज उनकी ऐसी निकली जो बेसिकली डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू करा, बोले कि नहीं ये आपकी परचेज सही नहीं है, इसका ना आप आईटीसी रिवर्सल कर दो। ठीक है, दूसरी परचेज है। ठीक है, तो उसका ये जो अमाउंट है जो एक्स्ट्रा जो पे कर दिया था, ये हम यूज कर सकते हैं, जो 9,000 का एक्स्ट्रा जो कैश पे कर। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को अब डिपार्टमेंट ने कोई लाइबिलिटी बताई है अगेंस्ट माय फेक इनवॉइसेस और बोगस पे या एनीथिंग एल्स, आज आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, आपको पे करनी है, वो एग्जिस्टिंग आईटीसी से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, सिर्फ ये बात आ रही है। राइट, यही बात है ना, जो 9,000 रुपए आप पड़े हैं उस लाइबिलिटी को सेट ऑफ करना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट आज आपको एलएच करके कह रहा है कि रिवर्सल करो, उससे वो 9,000 से सेट ऑफ करना चाहते हैं। लीगली अलाउड है, कहीं मना नहीं है। वो तो सब डिपार्टमेंट ये बात कहता है कि भाई मैं आपको बोगस परचेज की बात कर रहा हूँ या गलत इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, तो इसका आप डीआरसी 03 से कैश में जमा करा के आना है, वो तो इंस्ट्रक्शन देते हैं। बट लॉ में ऐसा नहीं है, वो तो हम कर सकते हैं, अपनी आईटीसी से अपना रिवर्सल उसकी पेमेंट कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ आईटीसी अगेंस्ट एग्जिस्टिंग आईटीसी पॉसिबल है जी, बिल्कुल, यस वी कैन डू इट। एनी अदर व्यू गौरव जी, एनी अदर व्यू? नहीं, at the end of the day, अंकित जी, what I just want to add is एक liability को एक व्यक्ति ने कम करना और दूसरे ने बढ़ाना. So it can be of by whatever mechanism, credit note or invoice, that makes no difference. These are all procedures. Ultimately, there is a tax which need to be paid. That is all. इनका क्वेश्चन ये था गौरव जी कि जो मेरे को फर्दर लाइबिलिटी आ रही है वो मैं आईटीसी से दे सकता हूं, जो मेरे पास अवेलेबल है। I agree with you, Suresh ji, I agree with you. Any liability for any period, as on date, if you have a credit available, you can pay from that particular credit. Section 49 allows you to pay your output liability using ITC. What is an output liability? It does not say for the same period, for whatever period. Section 2 subsection 82 defines the term output liability. What is output liability? Output liability means tax chargeable. There is a difference between tax chargeable and tax charged. So if a tax is chargeable, whether you know it or whether it is held later, that can be paid through ITC. और सर ये पूरा दोनों ट्रांजैक्शन सेम मंथ में तो भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई इश्यू तो नहीं आ सकता ना सर फ्यूचर में जाके क्लाइंट के पार्ट पे? तो जो हमारे पास रिटर्न आया, जो हमने आगे भी रिटर्न किया, दोनों सेम मंथ में ही एग्जीक्यूट हो रही है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अंकित जी। Moving on, control room, can you please unmute Alok ji? In the meanwhile, I'll just ask Ajay Gupta ji's question. He's asking, recipient rejected the goods supplied without taking inwards. What document should the recipient issue for sending back the goods? Seller does not want to issue credit note. Sir, if the question is clear. नहीं, पॉइंट इज कि सेलर ने माल सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने मना कर दिया माल को लेने को, तो सप्लायर ही तो क्रेडिट नोट बनाएगा। हाँ, अब वो कह रहे हैं अगर सेलर क्रेडिट नोट नहीं दे रहा, नहीं, वो उस लॉ तो यही कहता है कि उसको सेलर को ही क्रेडिट नोट इश्यू करना है। नहीं मैम, तो, सुरेश जी एक छोटी सी बात है, बायर अगर क्रेडिट नहीं लेगा, इफ द बायर डज नॉट टेक द क्रेडिट, व्हाट इज द इशू?
Now, what is the issue? The issue is when you are taking the credit. If you are not Yes. taking the credit, No issue. what is the problem? They are And you asking, can only take the credit. I completely remember Suresh was very categorically saying, you can take the credit only when you receive the goods. If you have written back the goods, you have not received the goods. So you should not take the credit. Once you do not take the credit, if it will appear as an excess credit in your 2A, let the supplier satisfy the department that he has made a supply to you. It is not your question now. You can simply say, I have returned the goods and I do not have those particular goods, and therefore I have not made any. Please also note, I have not made any payment to the supplier, and therefore there is nothing balance on you to prove. Matter over. he's asking what document should the recipient issue for sending back the goods? It is the supplier who will issue a delivery note for movement of goods from the buyer place to the supplier, and then he will issue a credit note. Okay. Next question. Is Alokji there? Yes, sir. Yes, sir. Please, Alokji, please. Yeah, actually, sir, my query is to Mr. Gaurav Gupta. This is in continuation of one query which was raised about 5 minutes back regarding this billing of rupees 17 crores which we had made in 2017, and on which the GST amount is 3 crores. Actually, what has happened is that our company is a 50-50 joint venture between Delhi government and IDFC, and our client was Transport Department, Delhi government. We had raised this invoice of 17 crores for the period from 2014 to 2017. The Transport Department took the matter to arbitration, and the arbitrator has now decided on 30th June 2021 that your claim is not payable. Now, I have already paid about 3 crore of GST in 2017. The query is that whether, like, I know that my time limits have already elapsed, which is up to 30th September of the next year. Now, can I claim through some other means, like going to the government department or filing some kind of petition to the department that I may be returned these 3 crores because of this arbitration award which has gone against me? Alokji, there are two questions. I am not aware about the arbitration award, why that particular matter has gone not in your favor but against the company. If they are saying it is that on account, the arbitrator has raised has agreed to the point that there was a deficiency of service on our part. Right, sir. So if there is a deficiency of service on your part, that means that that particular value was being claimed from the particular recipient in excess of the supplies which was made by. In that particular case, yes, there is a limitation which will become a big barrier for you under service tax, because it is for the period from 2014 to 17, so it's a service tax issue. So limitation timelines under section 11B, if you, I think we all know, will become a barrier for you. But I think this is one case which you should file, because there is an event which happened today which has decided the deficiency of that particular supply between the buyer and supplier. You should, because the values are so substantial, you should take your chance before the court of law. Do not outrightly give up on this particular case. So where we should file, sir? We should file to the GST department or to the court? GST department? No. You will have to make your first move towards the department. File your claim with the central GST authorities for service tax refund. They will reject your claim. Thereafter, you have to go for an appeal. If outrightly they do not accept your claim, meaning thereby they are not entertaining your claim, then you have an option to go to the court of law, directly to the High Court. But in other circumstances, the High Court may ask you, why have you exhausted your, I would say, alternate remedies. So before that, you should exhaust that and then you move to High Court. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Alokji. The final question for you, Suresh sir, is a tax invoice was issued in financial year 1920 and GST was paid on it. And the purchaser said he did not receive the bill in that year, but we sent the invoice from our side. Now he is not ready to accept the invoice. Can we raise credit note for this current period? No. At the time of transaction, not only the invoice, even the goods has been delivered
Maybe the buyer did not receive the invoice. He has not received the goods also. Secondly, already there is a mechanism 2A, 2B. Supplier has shown the audit transaction. Buyer has not seen even the transaction in the 2A or 2B. Means buyer is not taking any care. Neither seeing the 2A, 2B, nor receiving the, or he has received the goods, not the invoice, not asking the supplier to give the invoice. So this is the mistake on the part of buyers. So this type of credit note can't be issued and after this so much period. Since he has not received the goods invoice, today supplier can't issue the credit note. Okay. Gaurav, your view? Sureshji, I am in complete agreement with you. Even though buyer is at fault, but buyer has to make the payment. The problem is the gentleman who has asked the question is very interested in getting the payment. So it's a commercial battle between two of it. It is not a GST issue, my dear friend. It is not a GST issue. Whomsoever is in a dominating position, he will win. I can tell you that. So if you are in a dominating position, you can tell him to pay the amount with the tax. And in case you are not in a dominating position, you are wanting to continue your retainerships or whatever, I think you have to succumb to his demand and better take the price, leave the taxes because taxes are already gone. So you cannot reverse that particular tax by way of credit note. 1920 is over. That is what we suggest. Now that's a very general advice I'm sharing with everyone. Tell all your clients that all your major buyers, you should send your account statement maximum by 30th April. If there is any objection, they should come back to you by 30th of June, not later than that, and no amendment thereafter will be accepted. So that will give you definitely an upper edge with the dealing in case of your buyers. And now it is time, the way government is wanting, I think today somebody was sharing one income tax issue with me. Though in case you are issuing an invoice more than 2 lakhs, Atulji can be a better person to tell us about this. You need to put PAN on your invoice. I don't know. I have already put my GST number, Sureshji's GST number on that. I have already reported that in GSTR. I'm deducting Sureshji's TDS. What all government wants on that particular one single invoice? Now it is only that photograph of me handing over the invoice to Sureshji must also be uploaded on the server. That is the only thing left from the, both of our side. So many details are there on that particular invoice. So that is section 139(5)(a). Yeah, which they have introduced. You see, the government wants to catch you from every angle. Sir, I'm saying I can only now envisage me handing over the invoice to Sureshji. That photograph need to be uploaded every month by me to the department. That is the only thing left. भैया भरोसा रखो सरकार पे, वो भी हो जाएगा. So we are getting some more legal questions over here. So how do you want? I have 2 legal questions in the question box, approximately 2 or 3 questions in the chat box also. All of them are legal queries. How do you want to go about it, Gaurav sir? No. So we'll close today with the queries. I think I have definitely learned with all the members, and members must have, we must have given some takeaway. It is more important to take takeaways from a session rather than deliberations. So let's close on the question answer session. It had been a beautiful day with the Atulji, Sureshji and Gaurav. Gaurav, you have 10 minutes. You are going to take 10 minutes. So why don't we finish your deliberation and then take all the questions at the end? I think that we will miss out on your deliberations. Atul sir, I am a very greedy person. If I speak on one particular case, I will take 1 hour. I have no problem. I am always a part of Voice of CA. I think we can keep my session anytime later. But right now, the flow of questions which are coming are very interesting. Let's resolve them. We look forward. First, let Sureshji, me answer those queries. If time permit, let me take some time. Sure. So I would request control room to please unmute Gagan Malhotra ji. In the meanwhile, I'll take up the next query. One client was liable for reversal of ITC. By mistake, his accountant has mentioned the reversal amount in sales. What can be done to correct the same?
the next return, make the appropriate correction in the next returns. Means you want to reduce your liability by 100 rupees. You have enhanced your output by 100 rupees. In the next return, you reduce by 200. Subsequent returns. Gaganji, are you there? The very circular which government has come out, I think this is one of the most lenient view I would say government is taking. The whole dilemma was on the issue of section 73, whether interest will be leviable on ITC availed but not utilized. Now this particular language which is used in section 73, ITC availed and utilized. Now the question was or utilized. We have gone back to the days of IntSwift. And therefore, there is where Honorable Supreme Court says, since it says or, even if you have availed, interest need to be paid. However, there was a big difference between the service tax and excise law in those times and GST. There, the interest was being commanded by the same section. Here we have a specific different section, section 50. All my friends should be aware. Section 50, subsection 1 is the operational section. Section 50, subsection 3, if any demand is coming to you today, sir, please do not pay that interest demand because 50 subsection 3 is dependent on section 42, subsection 10 or 43, subsection 10, which is in turn dependent on 42.7, 43.7, which is not operational as on date. So my dear friends, be very, very careful. There may be things which look like inequity, payable. But in legal parlance, those particular demands may not be payable. So, if you have availed any ITC, but you have not utilized, now this circular says you don't need to pay interest on that. Very welcome step. But the question is, my ITC is fungible. If I am putting 20 rupees of ITC today, 40 rupees of ITC tomorrow, the total kitty of 60, you cannot tell how much of the 20 or 40 is used. So what can I do? I will say, so I am the assessee, Sureshji is the officer. I will say, sir, I have not used that 20 rupees. It is still lying. My balance right now is 30 rupees. Sureshji will say, no, I will apply FIFO method. That 20 rupees is first utilized. So the battle is yet not over. In absentia of that particular formula, and more importantly, very recently, the decision of Honorable Gujarat High Court in the case of VKC Footsteps has been reversed by Honorable Supreme Court. Yes, beautiful judgment by Honorable Justice Chandrachud. Very, very, I would say, to the point, he has taken up the issue. And he has also maintained the very, very fine line between the judiciary and the executives and the legislature. He has very categorically said, we will not strike down, read down any provision unless it is unworkable. And he has also said, yes, there are ambiguities and we put these particular points for consideration by the GST Council. Though the judgment of Honorable Supreme Court is very, very directed to one particular point, that the law needs to work. Fiscal statutes, government has a larger liberty. There can be ambiguities, there can be errors, but they cannot be read down because of that ambiguities. You have to show that that is unworkable. So my dear friend, in this particular case also, I am putting a word of caution. This formula of ITC interest in case of ITC availed and not utilized will definitely bring problem to you. Do not think it as unworkable. It is an ambiguous provision. So in that particular case, the best case scenario, which I would like to follow, is the FIFO method. First in, first out. So my January credit, I would say it was first in, and when I'm utilizing, I would say the first credit is utilized first. That's the safest. In case you are wanting specifically, now it's a respite to everyone. If you think that a particular credit need to be held because of the timelines given under section 16 subsection 4, let me give you a small example. The decision in the case of Safari Retreat is still sub judice. Can I take the credit on the building? So I have got an invoice on April 20 for construction of building. Should I take it?
If you ask me as a counsel, I would say, no, I will not read it like that. But there is an honorable High Court ruling in your favor. So should I leave it? Now I am fearful that, sir, if I leave that credit and 16.4 timelines are out, then Eicher Motors and ALD Automobile decision, Honorable Supreme Court, will pose a problem for me because I have gone beyond the limitation period. What should I do? I can take that particular credit, keep it into my kitty, ITC kitty, write a letter to the jurisdictional officer. Sir, I am availing this credit, but I will not utilize it till the pendency of this particular decision. I am availing it because of the impediment or by the restriction which has been put on me by section 16.4. And therefore, kindly please consider this ITC as not utilized if my balance remains over and above this. I can tell you, you have a very good case of no interest tomorrow if you reverse it even after 3 years. I hope I was able to make my point with everyone. Yes, thank you, sir. Do we have Gagan Malhotra ji over here? Gagan ji, are you there? We have already given you rights to unmute. Are you there? Gagan ji, are you there? I think he's not there. I'll take up another question. Gaurav ji is asking. That is the beauty of virtual conference. Any person who gets his answer, he can go away without even anybody knowing about it. Okay, next question we have. If we have done some export under with payment option, but we have not filed ARN to claim this refund. If we want not to proceed with the refund, can we get our GST credit back in our credit ledger? If yes, what will be the procedure to do the same? Refund with export with payment of GST, all is controlled by ISGate. You need not to file any RFD 01 or any application. Your application, your return filed is your application. So what is the problem? Why you want back? Because department has not processed it, or what is the reason? Why you want to get back the credit money in the accounts? What is the reason? Gaurav Mehra ji, if you are there, we can unmute you. We have given you the rights to unmute. If you're there, please unmute. Gaurav ji, are you there? I think we can move on till Gaurav ji is able to connect with the system. We can move on to the next question. Yes. Just 1 second. Okay, Gaurav ji is messaging us. He's saying, sir, it is refund of services. Then RFD 01 needs to be filed. He wants money recredited to his electronic ledger. Ask the officer to reject the RFD 01. RFD 01 will be rejected and the money will come to this electronic credit ledger. Okay. Gagan Malhotra ji is also there with us. I think he can simply withdraw his application also. No, I think officer has to, because there is in one of the cases, the officer, one of the professional brother came to me. So when I spoke to the officer, he told that you have an option to withdraw. Since I was not filing, so I was not aware. But then it was found that he can withdraw the application. So that option is there in. Presently, there is a utility nowadays, but earlier it was not. Yeah. So portal is a very dynamic portal, and it is bringing on new possibilities daily. So that possibility can be used. Is there any questions which are left?
Yes, I think we have Gagan Malhotra ji is also there with us, but he is unable to unmute. I'll read his question for you. A manpower supplier company avails services of canteen services for fooding of manpower deployed at client site. Manpower company further bill the fooding expense to its client besides billing manpower services. Request to please advise whether ITC can be availed in this case, whether further billing is done to client. Also, what are the applicable rates? What are the rates of GST taking services of canteen services for our workforce? I think his question is incomplete. If you are able to understand. No, I am able to completely understand. It's a huge opinion which is just wanting in 2 minutes to get over with all the perils of taking the opinion on a, I would say on a small question form. The answer is very simple. Fooding is only a component of your supply. It has not been directly supplied to your client. So what you're doing is you are supplying the manpower, but you are bifurcating the value of components of your service into different names. So by bifurcation, it will not come out from the ambit of composite supply. It still remains the composite supply of manpower supply. So you will be applying 18% onto that. What you took is for the consumption of your own employees. And therefore, my dear friend, it will not make any difference whether those particular outdoor catering services are taken in your premises or outside. It will fall within the same ambit, within the same dilemma under section 17, subsection 5, clause B. If it is disallowed in normal cases, it will be disallowed in your own cases. Why I'm refraining myself from answering this? Whether it will fall within 17.5B or G, that we have to see, personal consumption or food and service. So it is not a separate supply, number one. Number two, it is a part of your manpower supply and it will be commanded by the rate and the classification of manpower supply only, in my humble opinion. Sureshji, if you have a different answer, sir. No, sir, thank you. Gaurav Mehra ji is following up on his earlier question. Neha ji, Gaurav ji, iske andar if the catering is there, then the rate will be 18%. But if the food supply is there, then the rate will be 5%. So we are not doing the food supply to the client. उनका question ये था कि मैन पावर की मैं सप्लाई कर रहा हूं और मेरे एम्प्लॉइज के लिए मैंने एक आउटडोर केटरर को भी बुलाया है जो उनको खाना दे रहा है. अब मैं अपने क्लाइंट से, जो कि सुरेश जी मेरे क्लाइंट हैं, उनको मैं मैन पावर की सप्लाई के 100 रुपए बिल करता हूं और 5 रुपए बिल कर रहा हूं फूडिंग के. मैंने तो सुरेश जी को कोई फूडिंग दी नहीं है. What I am doing is I am bifurcating my supply components, costs into different heads. So it's something like मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने स्टाफ को भेजा ऑडिट करने के लिए बहुत बड़े एक ऑडिट पे. Now there are 100 people and I have arranged a catering for them. So they are eating the food. If I will bill this particular amount separately to my client, will I be a supplier of food to my client? No, sir. It is a component of my supply. It still remain a part of chartered accountant services. And therefore, by only giving it a separate line item, it will not take a separate color. It should, in form and substance, should be a different supply. It should be manpower supply only. I would refer to the very celebrated judgment. It is one of the most beautiful judgments, CPP, Card Protection. That's a case name. It's a European Court of Justice case. अगर किसी को composite supply का समझना है, that particular case should be read. CPP case, what it is popularly known as. Thank you, sir. Can I move on? Gaurav Mehra ji is following up on his earlier question of export of service. He's saying, how can we adjust in GSTR 3B if we withdraw the refund? जब तक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा नहीं आ जाता, we cannot. और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा लाने के लिए या तो ऑफिसर उसको रिजेक्ट करे या हम विड्रॉ करें. अगर पोर्टल पे फैसिलिटी है तो विड्रॉ करें. Okay, sir. Next question is by Alpa ji. She is asking, I have issued a GST SEZ credit note for 50,000. In that month or after that month, no SEZ supply has been made. How to show the same in GSTR 3B?
is entered in normal outward sale, then it will create difference in zero rated supply. As per law, अगर हम सब्सिक्वेंट मंथ में SEZ सप्लाई होती तो रिड्यूस कर लेते हैं, वरना उसका सब्सिक्वेंट मंथ और सपोज मेरा टाइम सितंबर की रिटर्न भी निकल रही है और तब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, सब्सिक्वेंट मंथ में भी कोई उम्मीद नहीं आ रही, तो फिर अपनी बात को कहने के लिए हम असेसिंग अथॉरिटी को एक क्लैरिफिकेशन लेटर दे देंगे कि भाई इस तरीके से था, मैंने उसको ट्रांजेक्शन को वहां दिखाया है लेकिन मेरी वो सप्लाई नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आउटपुट दूसरी टर्नओवर से कर दिया। क्लैरिफिकेशन लेटर साथ देंगे अपनी असेसिंग अथॉरिटी टू क्लियर हिज इंटेंट, क्योंकि सब्सिक्वेंट क्वार्टर में वो उस तरह के नेचर की सेल ही नहीं आ रही। Okay, can we take the next question? Okay. Is it feasible to adjudicate? I would request, ma'am, if this can be the last question, because it's already 6 and I have to move for another small webinar. Yes, sure. Is it feasible to adjudicate within the time prescribed under section 73-74, Gauravji? Vijayji, now this is overburdening my shoulder with the work of the department. The adjudication is into their hands. If they are able to do it, that is very good. If they are not able to do it, sir, we are having a luck, because if they don't adjudicate within the timeline given, then no demand will be sustainable after 3 years or 5 years, as the case may be under 73 and 74. So we will pray that that may not happen. It is in the benefit of the assessor. Okay. I can still see 3-4 questions over here. However, if our speakers have a time constraint, we can definitely close the session and definitely arrange for another one to take up these queries, because as we can see, a lot of people are interested in these questions. Can we take up 1 or 2 more questions, or should we move on? I am impressed कि सुरेश जी ने वेबिनार जो है अपना जो टॉक है वो 45 मिनट्स में खत्म कर दी थी, सवा घंटे में क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। Yes. सर पिछले 4 सालों में इतना हम झेल चुके हैं कि क्वेश्चन चाहे 4 साल भी लगातार चलाते रहो, खत्म नहीं होने वाले। जी गौरव जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, I would request, I'm thankful to Voice of CA, all the organizers. It is a pleasure to see Atul sir after such a long time. And definitely Gaurav ji himself is an expert. He has been kind not to speak today and allow me and Suresh ji to speak. But yes, I would now request that we can take up the balance question sometime later. If the chair permits, Atul sir, if you permit, we will take it some other time, sir. Sir, in my opinion, sir, I would like to add that in my opinion, in the coming days, GST में सिर्फ webinars नहीं होंगे, सिर्फ question answer हुआ करेंगे 4-4 घंटे। Sir, Gaurav Gupta ji, I would request you to propose the vote of thanks in that scenario, and let's close today's session. Ji sir, my humble thanks to you, Gaurav ji, for sparing your valuable time, and we have listened to you first time as a contributor to the answerer rather than a speaker. It's a versatile change also, sir. And thanks to all the participants who have rather not left any issue, I think, on which the topics have been discussed. सुरेश जी ने जैसा बताया, स्टार्टिंग में सबने जैसे स्टार्ट किया था, क्वेश्चन साथ में से पूरा होने शुरू हुए थे, क्योंकि इनका जो टॉपिक था that was more or less so much concerned with the public at large. So in my humble thanks to all the participants for sparing their valuable times and for WOCA for providing the opportunity to all the participants. Thanks to Gaurav ji, Atul Puri sir, जो हमेशा एक सीनियर मेंबर की तरह सपोर्ट भी करते हैं और सर वैल्यूएशन भी करते हैं और हमेशा रेगुलर विजिटर भी हैं on every topic, sir. So my humble thanks to both the stalwart speakers for being with us on this WOCA platform, and keep guiding and keep mentoring us, sir, for times to come. Thank you so much, sir, with the session due from Gaurav ji also in the times to come. Thank you so much. Suresh ji, Gaurav ji, really it was a pleasure. Thank you. Pleasure. Thank you, sir. Always value addition. Always.
Thank you so very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Control room, please close the session. Thank you, everybody. Thank you.